जय हिंद दोस्तों, हम नवंबर मंथ की करंट अफेयर कर रहे हैं और इसमें पहला सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज़ है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड प्रेम्बल। इसके ऊपर एक पटिशन डाली गई थी कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो इसलिए इसे हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया है कि ये हमने 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे एक्सेप्ट कर लिया है, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को प्रेम्बल के अंदर, क्योंकि भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेडिकेटेडली ना लिखा हो सोशलिस्ट और सेकुलर इंडिया है हमारा, बट ये कहीं ना कहीं अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा देश और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर और सोशलिस्ट है। इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वो न्यूट्रलिटी और पॉजिटिव रोल की तरफ दिखाता है, और इंडियन सोशलिज्म जो है वो गांधी और नेहरू का सोशलिज्म है, वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है, जो कि नॉन वायलेंट है और एक तरीके से गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को दर्शाता है। ये मार्क्सिस्ट जो थे, इन्होंने कहा था कि जो सोशलिज्म है ये कम्युनिज्म की तरफ होना चाहिए, कि जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को रखना चाहिए ताकि वो अफर्मेटिव एक्शन ले सकें। 42nd अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि ये सोशलिस्ट और सेकुलर प्रेम्बल में ऐड किया गया था। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह ऐड किया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। 7th शेड्यूल में कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजर्स एंड जुडिशरी। इसे हम एक एक्रोनियम से याद रख सकते हैं, फ्यूचर, जिसका मतलब है फॉरेस्ट, ई से एजुकेशन, डब्ल्यू से वेट, जे से जुडिशरी, ए से एनिमल का मतलब वाइल्ड लाइफ। फिर कुछ चीज़ें हमने TPSP में ऐड करी गई थी, जैसे आर्टिकल 39 ऐड किया गया था, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर आर्टिकल 39 ऐड किया गया था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नेक्स्ट आर्टिकल ऐड किया गया था TPSP में, आर्टिकल 43 है, जो कि है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 48 है, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। फिर नए पार्ट्स इसमें ऐड किया गया, पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एंड पार्ट 14A जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक केस हुआ था, प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट की पावर को जो है लिमिट करना पड़ेगा, कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है उसे एक्वायर नहीं कर सकती, उसे अपनी पावर को लिमिट करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देख लेते हैं इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं, आर्टिकल हैं। आर्टिकल 39B बोलता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट ऑटोमेटिकली अ मटेरियल रिसोर्स फॉर कम्युनिटी यूज़। मतलब किसी की, मान लीजिए आपका घर है या किसी की शॉप वॉप है, तो वो गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं ले लेगी, अपने आप ही नहीं ले लेगी, कम्युनिटी यूज़ के लिए। फिर है प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन एज प्राइवेट डिपेंड ऑन नेचर, स्कार्सिटी, इम्पैक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स इन प्राइवेट हैंड। ऐसे ही नहीं कोई गवर्नमेंट अपने एक्वायर कर लेगी किसी की प्रॉपर्टी, उसे देखना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, उसकी इम्पैक्ट क्या होगा, या फिर उस इंसान के पास कितने रिसोर्सेज हैं, या और भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है बैलेंसिंग पब्लिक वेलफेयर विद प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट। इट इन्वॉल्व इंश्योरिंग सोसाइटल नीड आर मेट वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल ओनरशिप। मतलब अगर आप किसी को सोसाइटी के अच्छे कामों के लिए यूज़ भी करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के फंडामेंटल राइट्स उसके जा रहे हों, या फिर उसका जो प्रॉपर्टी का राइट है वो ख़त्म कर रहे हों। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, और 300A है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी देता है। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक डॉक्ट्रिन अप्लाई की गई, जो कि है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबली से यूज़ करना पड़ेगा कि पब्लिक यूज़ के लिए किस तरीके से हम किसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए बोला गया है। राइट टू प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ये हमारा फंडामेंटल राइट था, और इसे आर्टिकल 19(1)(f) में डाला गया था और आर्टिकल 31 में डाला गया था। बाद में ये दोनों ये रिपील हो गए थे और इसे शिफ्ट कर दिया गया था आर्टिकल 300A में। अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। और 25th अमेंडमेंट 1971 आया था, जिसमें 31C आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें लॉज अंडर TPSP फ्रॉम फंडामेंटल राइट चैलेंजेस, जिसकी वजह से मतलब एक तरीके से ये जो है TPSP का पार्ट बन गया था और फंडामेंटल राइट्स का नहीं था। 44th अमेंडमेंट देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन अलाउज गवर्नमेंट टू टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज विद कंडीशंस। मतलब ऐसे ही नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, उसके पीछे कुछ कंडीशन है, वो आती है डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन में। पब्लिक यूज़ जो है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो पब्लिक पर्पज़ के ही लिए यूज़ हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए यूज़ ना। मतलब मान लीजिए किसी गवर्नमेंट की किसी बिजनेसमैन से अच्छी दोस्ती आ रही है, तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ उसी का फ़ायदा पहुंचा रहा हो, वो एक पब्लिक यूज़ होना चाहिए, उसका सब लोगों के लिए यूज़ में आनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। फिर अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर रहे हैं, तो उसको
कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्वायर की थी गवर्नमेंट ने, तो उन्हें कंपनसेशन दिया था, लगभग 4 गुना कंपनसेशन उन्हें दिया गया था। जो वहाँ की उस टाइम पे रेट चल रहे थे प्रॉपर्टी का, उसका 4 गुना उन्हें कंपनसेट किया गया था। ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, ओनर मस्ट बी नोटिफाइड एंड हैव राइट टू कॉन्टेस्ट। उन्हें प्रॉपर नोटिस देना चाहिए, और अगर वो उस चीज़ से सहमत नहीं है तो उन्हें प्रॉपर, मान लीजिए वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए, वो अपनी बात रख सकें। ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटी ओनली गवर्नमेंट और अथोराइज एजेंसी कैन एक्सरसाइज दिस पावर। ऐसा ना हो कि कोई इंडिविजुअल है, कोई गुंडागर्दी करके अपना प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर रहा है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये आपको बता ही दिया कि इंश्योर स्टेट मैनेज नेचुरल रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पब्लिक यूज़ के लिए ये एक्वायर की जा रही है प्रॉपर्टी। स्टेट एज ट्रस्टी मैनेज रिसोर्स फॉर पब्लिक बेनिफिट। स्टेट को जो है एज ए ट्रस्टी बनना पड़ेगा ताकि वो पब्लिक यूज़ के लिए काम में लाई जा सके। सिटीजन एज बेनिफिशियरी रिसोर्सेज यूज सस्टेनेबली फॉर ऑल इंक्लूडिंग फ्यूचर जनरेशन। तो सभी के लिए वो प्रॉपर्टी यूज़ होनी चाहिए। मान लीजिए कोई पार्क बना दिया किसी की प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही पार्क बनाया गया, उसमें सारे लोग शामिल होने चाहिए, किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस वाज रिलीज बाय आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसकी हम कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं। जैसे रेवेन्यू जनरेशन जो होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो बहुत कम है, वो 0.6% ऑफ जीडीपी है। टैक्स रेवेन्यू जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो 30% है इनकम का। उसके बाद ग्रांट्स मिलती हैं उनके पास जो कि है 24%, मतलब लगभग 25% है। और फीस वगैरह जो लगते हैं, चार्जेस वगैरह जो लगाती है कॉर्पोरेशन, वो 20% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होती है इनकी? वो होती है म्यूनिसिपल इनकम से। सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है इनके पास? म्यूनिसिपल इनकम से। फिर ग्रांट से आता है पैसा इनके पास, फिर आता है फीस चार्जेस वगैरह से। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी। प्रॉपर्टी का जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट ने बोला है। फिर है हैवी रिलायंस ऑन सेंटर एंड स्टेट ग्रांट्स विच इंक्रीज इन 2022 एंड 23। बहुत ज़्यादा ग्रांट लेनी पड़ती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेंटर और स्टेट से, तभी जाके ये अपना काम चला पाते हैं। तो म्यूनिसिपल बोरोइंग बढ़ती जा रही है, और म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है मार्केट इज अंडर डेवलप विद ग्रीन बॉन्ड इन अर्ली स्टेज। मतलब यही है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड मिल रही है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है अंडर डेवलप्ड है, ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने के बाद भी, पैसा आने के बाद भी। फिर कुछ इश्यूज़ देख लेते हैं। लो फंडिंग है। सीएडी की रिपोर्ट ने कहा है 18 स्टेट में से 11 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया, लगभग 61% ही फंड का यूज़ कर पाए हैं। फिर है डिले इन म्यूनिसिपल इलेक्शन डिले होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है स्टाफ की, स्टाफ पूरी तरीके से भरे हुए नहीं है, जो वैकेंसी आते हैं उन्हें भरते नहीं है। पर अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं है, तो नई नई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। फिर है रेवेन्यू कहाँ से, ये मैंने बता दिया। प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स आता है, फिर चार्जेस लगते हैं। फिर कोई मान लो लीज पे रेंट वगैरह ले रहा है तो वो एग्रीमेंट के जो चार्जेस वगैरह हैं वो हैं। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे टैक्स लगते हैं। ग्रांट मिलती है सेंटर स्टेट से, बोरोइंग्स करते हैं, इन सब जगह से रेवेन्यू आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। फिर हम एनजीओ के बारे में पढ़ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बोला है कि मैंडेटेड एनजीओ अंडर FCRA एक्ट 2010 टू रिपोर्ट चेंजेस इन की ऑफिस बियरर इवन इफ देयर FCRA लाइसेंस एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मतलब जो एनजीओज FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आते हैं, मतलब जिन एनजीओज को फॉरेन के लोग डोनेशन देते हैं, उनके अगर किसी भी उसमें कोई चेंजेस आएँ तो वो रिपोर्ट करें MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एनजीओ के बारे में पढ़ने थे। एनजीओ क्या आती है? एनजीओ आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट गोल्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम करते हैं, ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फिर सोसाइटीज़, ये सोसाइटीज़ हो सकती हैं, ट्रस्ट हो सकता है, चैरिटेबल कंपनीज हो सकती हैं। तो सोसाइटी, अगर सोसाइटी है तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनाएगा। ट्रस्ट है तो वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत ट्रस्ट क्रिएट करेगा। चैरिटेबल कंपनी है तो वो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत चैरिटेबल कंपनी खोलेगा। फिर FCRA रजिस्ट्रेशन के मैंडेटरी अंडर FCRA, अगर किसी एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, फॉरेनर से किसी से डोनेशन मिलती है, तो वो FCRA के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएगा। 2020 में इस एक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, वो देख लेते हैं। मैंडेटरी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट इन्हें नोटिफाई करना पड़ेगा अथॉरिटी के साथ, जिसमें फॉरेन से जितना भी पैसा आएगा वो उसी बैंक में आएगा। और प्रोहिबिटेड फंड ट्रांसफर टू अदर, ये जिस काम के लिए ये फंड लिए गए हैं उसी काम के लिए यूज़ होना चाहिए, किसी और काम के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। और
फंडिंग पे एक लिमिट लगा दी है, सॉरी खर्चे पे एक लिमिट लगा दी है कि एक्सपेंडिचर जो होगा फॉरेन डोनेशन का वो मात्र 20% होगा एक लिमिटेड टाइम के लिए। और एम्पावर गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंड यूटिलाइजेशन आफ्टर इंक्वायरीज रिक्वायरिंग आधार नंबर एज आइडेंटिफिकेशन। मतलब गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिलती है कि ये उस फंड के यूटिलाइजेशन पे रोक लगा सकता है अगर उस पर कोई इंक्वायरी चल रही है, और आधार कार्ड वगैरह आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह ये सब गवर्नमेंट ले सकती है। ये कुछ चेंजेस किए गए थे FCRA एक्ट में अमेंडमेंट करके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। ये ट्रस्ट चैरिटेबल कंपनीज वगैरह जो हैं ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं 7 शेड्यूल में, और आर्टिकल 19(1)(c) के तहत आती हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है। हम अगर कोई यूनियन बनाना चाहते हैं, कोई सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर रोल देख लेते हैं NGOs का कितना रोल है हमारी सोसाइटी में। पहला है एनहांसिंग डेमोक्रेसी सपोर्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट स्कीम्स को बढ़ावा देता है। ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह में ये हेल्प करता है। एजुकेशन, हेल्थ इंप्रूवमेंट, एजुकेशन वगैरह में भी ये हेल्प करता है। रिसर्च, कल्चर, प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंट, एडवोकेसी, काफ़ी सारी चीज़ों में NGOs हमारी हेल्प करते हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं NGO को, जैसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं NGOs को। उत्तराखंड पोर्टल खोला गया है जिसमें यूनिक NGOs को आइडेंटिफाई करके उनको उस पोर्टल पे डाला गया है, ताकि लोगों को उनके काम के बारे में भी पता चले और उन्हें इजीली फंडिंग प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च हो चुका है, जो कि रिसर्च को प्रमोट करेगा, स्टार्टअप को हेल्प करेगा, और डेवलपर एक्सेस टू डाइवर्स डेटा सेट फॉर स्केलेबल AI सोल्यूशन। काफ़ी सारी चीज़ों में ये डेटा बैंक हमारी हेल्प करेगा, रिसर्च, स्टार्टअप, और काफ़ी सारा डेटा हमें एक्सेस कर पाएंगे। इसके आगे देख लेते हैं क्या है। नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। सैटेलाइट, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा फॉर AI एप्लीकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। इनोवेशन को प्रमोट करेगा, एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करेगा, ग्लोबल पार्टनरशिप में हेल्प करेगा, फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर और एजुकेशन वगैरह में भी ये हेल्प करेगा। ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों में हमारा ये डेटा बैंक हेल्प कर सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जैसे नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI NSAI करके एक इंस्टीट्यूशन खोला है, जो कि AI के लिए है, और ये हेल्प करेगा हमारा हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर वगैरह में। फिर है इंडिया AI प्रोग्राम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये डेटा प्राइवेसी के लिए हेल्प करेगा, ताकि AI हमारी कोई प्राइवेसी को अनवेल ना कर दे। फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, स्किल डेवलपमेंट, हम यूथ को स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि AI को कैसे हम यूज़ कर सकें। फिर इंटरनेशनल पार्टनरशिप में US इंडिया AI इनिशिएटिव है। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव जो इंडिया ने और ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नियरली 95% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैव बीन डिजिटाइज्ड इन रूरल इंडिया सिंस 2016। मतलब जितनी भी हमारी लैंड है वो 95%, ऑलमोस्ट 95% लैंड रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज हो गए हैं, कंप्यूटर पे आ गए हैं। हम ऑनलाइन उन्हें देख सकते हैं, कौन से लैंड किसका नाम है और कितने उसका क्या मेजरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी डिजिटाइजेशन की लैंड के रिकॉर्ड्स की, तो वो हम देख लेते हैं। पहला है एसेंशियल फॉर लिवलीहुड ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं उन्हें अपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 60% जो केसेज हैं वो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, इसलिए इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है। और कॉम्प्लेक्स अपडेट फोस्टर करप्शन एंड लैंड ग्रैबिंग, मतलब कोई ज़बरदस्ती आपकी लैंड ग्रैब कर लेता है, करप्शन हो जाता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमें पता है PM किसान योजना जो है उसमें हमें 6000 रुपये मिलते हैं इंस्टॉल। तो इस लैंड रिकॉर्ड्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कौन सा इंसान जो इस योजना का फ़ायदा उठा रहा है उसके पास कितनी ज़मीन है, क्या है, क्या वो फार्मर है भी या नहीं है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। रिड्यूस डिले इन कॉस्ट एंड लैंड डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन होता है उसमें डिले बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसे हम कम कर सकते हैं। ब्लैक मार्केट को हम ख़त्म कर सकते हैं, और लैंड ट्रांजेक्शन को हम इजीली, जो भी मान ली किसी ने कोई ज़मीन बेची और उनमें जो पेपर वर्क जो लगता है उसे हम कम कर सकते हैं। एनहेंस प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एंड लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, मान लीजिए कोई टैक्स वैक्स लगता है किसी प्रॉपर्टी पे, तो उसे हम एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कई बार पता नहीं होता ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम है, तो अब ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। फिर हम देख लेते हैं इसके कुछ इनिशिएटिव, जैसे भू आधार यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसमें हम रजिस्टर कर सकते हैं। ई कोड इंटीग्रेशन, इसमें जो है फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ई कोड बनाया गया है, इसमें हम रजिस्टर कर सकते हैं और लैंड डिस्प्यूट को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है 22 लैंग्वेज में इसे लैंड रिकॉर्ड्स को रखा गया है ताकि किसी को कोई बैरियर फील ना हो। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें एक केस हुआ राजीव रातौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। सुप्रीम कोर्ट में इसमें बोला है कि सेंटर जो है एक फ्रेमवर्क बनाए और
जो कि होना चाहिए राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के, जो इंश्योर करे एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक प्लेसेस एंड सर्विसेज। मतलब जितने भी डिसेबल पीपल हैं या डिफरेंटली एबल्ड, उन्हें हम बोल सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाए जिन्हें उन्हें पब्लिक बिल्डिंग्स में, पब्लिक प्लेसेस पे उन्हें कोई डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। मान लो कोई किसी का एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या उसे दिखाई नहीं देता, तो ऐसे लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाए जिसकी वजह से उन्हें कोई बैरियर महसूस ना हो। तो देख लेते हैं उसके बारे में कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। जजमेंट क्या है कि ये जो जजमेंट आया है ये आया है रिपोर्ट ऑफ नालसर की, ठीक है, स्टडी जो हुई इसमें जो हुई है उसके ऊपर ये जजमेंट आया है कि सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी फॉर इंक्लूजन, ऐसे लोगों को सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। 3 महीने के अंदर अंदर ये फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला है। और एक्सेसिबिलिटी जो होनी चाहिए वो यूनिवर्सल डिज़ाइन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन होना चाहिए, असिस्टिव टेक इंटीग्रेशन एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई बैंक है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की या कुछ भी है, अगर मान लीजिए कोई स्टेयर्स हैं, तो एक जिसके पैर नहीं है, वो डिसेबल है, लंगड़ा है, तो उसके लिए स्टेयर्स नहीं होने चाहिए, उसके लिए रैंप होनी चाहिए या लिफ्ट होनी चाहिए। या अगर कोई लिख नहीं पाता, उसका हाथ नहीं है, तो उसके लिए एक इंस्क्राइबर होना चाहिए उस जगह पे। या फिर कोई मान लीजिए लिख नहीं पाता, तो एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी है टेक्स्ट, टॉक टू टेक्स्ट करके, जो हमारे मोबाइल में भी आती है। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर देते हैं कि हम बोलें और वो लिख जाए उस स्क्रीन पे। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए और डिसेबिलिटी को एक तरीके से हमें ख़त्म कर देना है इस पर्सपेक्टिव से। 2011 के हिसाब से हमारे इंडिया में 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से इंडिया की जो डिसेबल पॉपुलेशन है वो 2.21% है, जिसमें से 56% जो है मेल्स हैं, 44% फीमेल हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटी है वो गाँव देहात में है। 21% जो है वो एल्डरली लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या आता है कि मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन है, उसे एम्प्लॉयमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसे कोई मतलब कम प्रीफर करते हैं कि उसे जॉब दे दी जाए या फिर एजुकेशन उसे प्रॉपर मिल पाए। आप देखिएगा कि बहुत कम ही लोग मिलेंगे गवर्नमेंट की पोस्ट पे जो डिसेबल हैं, जो जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लोग उन्हें अवॉइड ही करते हैं। या प्राइवेट कंपनीज़ में भी हम देखेंगे बहुत कम लोग ऐसे लोगों को प्रीफर करते हैं। एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को। इनकम, अगर मान लो जॉब मिल भी गई तो उन्हें इनकम कम देंगे। ऐसे लोगों के लिए स्टीरियोटाइप है, स्टिग्मा है और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। लोग मतलब कई बार तो सीधा सीधा गालियाँ भी दे देते हैं ऐसे लोगों को। फिर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन बैरियर। मान लीजिए कोई बस से कहीं जा रहा है, तो बस में चढ़ने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है कि भाई एक कोई लंगड़ा इंसान है तो वो कैसे बस में चढ़ पाएगा। वो उसके ऊपर एक तो इतना ऊपर उसका स्टेयर होता है बस ट्रक जो भी है कि वो नहीं चढ़ पाता ठीक से। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा वो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। तो फिजिकल बैरियर है, ऑब्स्टेकल फैसिलिटी जैसे स्टेयर्स वगैरह होती हैं, कई जगह पर रैंप नहीं होती, लिफ्ट्स नहीं होती, तो इन सारी चीज़ों का प्रोविजन किया जाए। कम्युनिकेशन बैरियर होता है, हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग डिसेबिलिटी, इन सब में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। फिर पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक बैरियर, इनकन्वीनियंट शेड्यूलिंग, लैकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। काफ़ी जगह जैसे गांव देहात में बहुत सारी टेक्निक है नहीं, मान लीजिए कोई लंगड़ा है या हाथ नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें जैसे बैसाखी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती, वो बेचारे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाते हैं, उन्हें कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। फिर देख लेंगे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव निकाला है। एक तो पहला ही एक्ट ये है कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। फिर है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें से ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी डिसेबल लोगों को। और नेशनल ट्रस्ट बनाया गया है जो उनकी राइट्स को, डिग्निटी को और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करेगा। सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो है, जो सेंटर की जो कंपनीज हैं उनमें कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, जैसे नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सपोर्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दिया जाएगा, उन्हें जॉब दी जाएगी। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें ऐसे लोगों के लिए आर्टिफिशियल जो हाथ पैर होते हैं उन्हें लगाया जाएगा, तैयार किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उन्हें फिर प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाई गई है। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, ये पॉलिसी बनाई गई है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे डिसेबल लोगों को या डिफरेंटली एबल्ड लोगों को हम गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक में किसी एक ऐसे इंसान को हम रख सकते हैं जो जिसे दिखाई नहीं देता, वो इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो जिन्हें दिखाई नहीं देता उनका जो टचिंग सेंस है वो बहुत अच्छे से काम करता है। वो पेपर टच करके बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेपर है। मान लीजिए कोई फॉर्म फिल करने का अलग पेपर है और कोई डिमांड ड्राफ्ट है, उसका पेपर थोड़ा मोटा होता है, पतला होता है, इस चीज़ को वो टच करके आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरीके से उन्हें जॉब हम दे सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसे हमने देख लिया पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। फिर हम कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, ये जो है
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस ने निकाला है इंडेक्स को। इसके 4 डायमेंशंस हैं: एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? हाईलाइट, स्ट्रेंथन एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म। इसमें रैंक जो है, फर्स्ट नंबर पे जो रैंक आई है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सेकंड रैंक आई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग। मान लीजिए अगर आपको कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको कोई कंप्लेंट करनी है, उसका किस तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग इन्हें रैंकिंग दी गई है। जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है, इसने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व की हैं फार्मर्स की। तो दूसरे पे है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, होम मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसकी वजह से अब हमें कम टाइम लगेगा ये इन्फॉर्मेशन भरने के लिए, कि जैसे डेथ, बर्थ, स्टिल बर्थ और उनकी और भी जो डिटेल हैं वो भरने में अब कम टाइम लगेगा। और ये जो है किस एक्ट के अंदर है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 एप्लीकेशन का यूज़ है। होम मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए तंज कसा है इस तरीके से कि आप ऐसे ही किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, उन्हें प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं पीएमएलए एक्ट क्या है कि ये प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, कॉन्फिस्केट क्राइम प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, कोई क्राइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को ये प्रिवेंट करता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिपोर्ट ऑन प्रिजन इन इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है प्रिजन के ऊपर, जिसमें बोला गया है कि सैनिटेशन जॉब जो है वो उन्हें जो है एक तरीके से मिनियल बुलाया जाता है, जो सैनिटेशन वर्क करते हैं जैसे। और ये भी बोला गया है, मिनियल का मतलब है कि एक छोटा, मतलब सेवक बोल लो या छोटी कास्ट का, ऐसा देखा गया है जो प्रिजन में जितने भी सैनिटेशन के काम होते हैं, जिसमें वॉशरूम वगैरह जो लोग साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उन्हें एक तो उनसे कास्ट वाइज उन्हें डिवाइड कर दिया गया है और ऐसे ही लोग उससे साफ़ सफाई में काम करते हैं जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आते हैं। तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। फिर दूसरी हाईलाइट इसमें यह है कि हाई रिजेक्शन रेट ऑफ बेल बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होती हैं, लगभग 32% सेशन कोर्ट में और 16% मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिजेक्ट हो जाती हैं बेल। स्लो ट्रायल है, लगभग 52% केसेस जो पेंडिंग है एविडेंस आफ्टर अ ईयर इन कस्टडी। 52 केसेस पेंडिंग है। फिर कुछ इश्यूज़ और हैं जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथों से ही साफ़ सफाई हो जाती है वॉशरूम वगैरह की। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और अंडर यूज़ ओपन प्रिजन जो है उनका बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर लोगों को कैप्टिव प्रिजन में ही रखा जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। फिर कुछ रिफॉर्म देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने लाई है। जैसे ई प्रिजन है, प्रिजन को मैनेज करने के लिए मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 लाई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जा सके प्रिजन लीव्स के ऊपर। फिर है सुप्रीम कोर्ट फास्टर एक सिस्टम लाया है जो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखेगा, जो कि हेल्प करेगा बेल ऑर्डर को इम्प्रूव करने में। मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया लेकिन वो ऑर्डर प्रिजन तक पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं या हफ्ते भी लग जाते हैं, तो इसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिकली वो उस प्रिजन तक वहां तक पहुंचा देगा और वो ऑर्डर उसे मिल जाएंगे। फिर इंटेरोपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एम्स टू लिंक सारी कोर्ट, पुलिस और प्रिजन को ये एक जगह कनेक्ट कर देगा, लिंक कर देगा, जिसकी वजह से डिले हो जाएगी कस्टडी वगैरह, जो ये डिले वगैरह होती है उसे कम कर देगा। उसमें नेक्स्ट है कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जस्टिस चीफ खन्ना। प्रेसिडेंट ने इनको ओथ दिलाई है, ये हमें याद रखना, प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस को। और अपॉइंटमेंट कैसे होता है? मोस्टली जनरली ऐसा होता है कि सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे सीजीआई बना दिया जाता है और ये रिकमेंड करता है, जो सीजीआई जा रहा होता है, जिनका टर्म एंड हो रहा होता है, वही रिकमेंड कर देते हैं इसे। ऐसा एक्सेप्शनल केस हमने देखे हैं जो कि 1964, 73 और 77 में देखा गया है कि सीनियर मोस्ट जज को नहीं चुना गया है। और ये आर्टिकल 124(2) के तहत ऐसा बोला गया है कि ये जो सर्विस है इनकी एज 65 रहेगी मैक्सिमम, इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। फिर जो रोल है सीजीआई का वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब सीजीआई सबसे आगे रहेंगे लेकिन सारे जजेस के इक्वली रहेंगे, उनका जो जजमेंट है ऐसा नहीं कि सीजीआई ने कुछ बोल दिया तो वो सबसे ऊँचे स्तर पर माना जाएगा, ऐसा नहीं। ये वोट, मान लीजिए 5 जज बेंच है और 3 ने किसी जजमेंट में येस बोला है और 2 ने नो बोला है, और ये जो नो वाले में एक सीजीआई है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो 2 वाले हैं इनके बाद मान ली जाएगी, जो मेजॉरिटी में जजमेंट आएगा उसके बाद मानी जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट अमंग इक्वल का मतलब ये है। फिर मास्टर ऑफ रोस्टर, पावर
टू फॉर्म बेंचेस। CGI जो है बेंचेस को फॉर्म करेंगे, कौन से बेंच कौन से केस को सुनेगी ये CGI तय करेंगे। पर हेड ऑफ कॉलेजियम जो होगा वो CGI रहेंगे। हम देख लेते हैं कॉलेजियम में कौन कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में होते हैं CGI होते हैं और 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं। हाई कोर्ट के केस में दोनों की रिकमेंडेशन होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो CGI होंगे और 2 सीनियर जज होंगे। हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और 2 सीनियर जज होंगे। फिर इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है फिर से, और ये आर्टिकल 263 के तहत बनाई गई है, जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे बनाई जाती है। इसकी कंपोजिशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर होंगे, CM होंगे ऑल स्टेट और UT जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, और एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है कोऑर्डिनेशन के लिए, कि सेंटर और स्टेट में कोऑपरेशन बना रहे और कोऑर्डिनेशन बना रहे। इस चीज़ के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसे डिनाई कर दिया गया है अभी के जजमेंट के हिसाब से। लेकिन फिर से इस इशू को जो है फर्दर एक बड़ी बेंच देखेगी, इसे रिव्यू करेगी, तब जाके डिसाइड होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस इसका ये रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये जो स्टेटस है ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैचूटरी लॉ के तहत बनी है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। पहली न्यूज़ है हमारी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इस्टेब्लिश हुआ था MOU के थ्रू 2023 में G20 में, जो कि इंडिया में हुआ था। और ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका एम जो है ये है, और इसके 2 कॉरिडोर हैं, एक है ईस्टर्न एक है नॉर्थन। ईस्टर्न है इंडिया टू गल्फ, नॉर्थन है गल्फ टू यूरोप। और देखते हैं मैप में, देख लेते हैं। ईस्टर्न जो है वो इंडिया से गल्फ तक है ये, और है नॉर्थन है गल्फ टू यूरोप। तो ये हो गया ईस्टर्न फिर नॉर्थ। कुछ और ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर हैं, जैसे हैं INSTC, यानी ईरान रशिया इंडिया रशिया ईरान। ये 3 कंट्रीज़ मेनली इसमें हैं जो कनेक्ट कर रही हैं आपस में ट्रांसपोर्ट को, और एक कॉरिडोर बना रहे हैं। दूसरा है PRI, जो कि हम सब जानते हैं चाइना इसे लीड कर रही है, और इसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहे हैं वाया अफ्रीका। एक है TITR, जो कि है ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। इसे हम मिडल कॉरिडोर भी बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करेगा चाइना से यूरोपियन यूनियन को वाया सेंट्रल एशिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी G20 समिट से, जो कि 18th एडिशन हुआ था, और ये हुआ था ब्राज़ील में, रियो de जेनेरियो में हुआ था। ये ब्राज़ील में है। G20 जो है 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये हुआ था क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे एशिया में, तो उसका रिजोल्यूशन ढूंढने के लिए इसका G20 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, G20 में पहले 19 कंट्रीज़ थी और एक था यूरोपियन यूनियन, लेकिन अभी इसमें एक यूनियन और जुड़ गया है, जो कि है अफ्रीकन यूनियन। अब ये 21 एक तरीके से मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें से 19 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन हैं, जिनमें से हम देख लेते हैं। एक तो G7 है, 7 कंट्रीज़ को G7 की होगी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 7 स्टेट होगी। फिर हो गया हमारा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। फिर 2 यूनियन होगी, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। ये हमें याद रखना है, फैक्ट है। ये अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है अफ्रीकन यूनियन। एक फैक्ट और याद रखना है कि लगातार 3 सालों से ये ग्लोबल साउथ में G20 का समिट हो रहा है। जैसे 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में इंडिया में हुआ और 2024 में ब्राज़ील में हुआ। आने वाले टाइम पे साउथ अफ्रीका में होगा। तो हम देख रहे हैं ग्लोबल साउथ, वर्ल्ड के जितने भी ग्लोबल साउथ हैं वहाँ पर G20 हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन है। ये 2nd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट थी, और ये ब्राज़ील में ही हुई G20 की साइड लाइन में। देख लेते हैं इस समिट की हाईलाइट क्या है। पहले है लॉन्च ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, इसको लॉन्च किया गया है। फिर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को 4 साल और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू रिन्यू डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन इन 2025, एग्रीमेंट हुआ डिफेंस से रिलेटेड। अब हमें ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
हम ऑस्ट्रेलिया से अपने एग्रीमेंट क्यों बना के रखें, क्यों उससे रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, क्योंकि दोनों को ही, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को काउंटर करना है चाइना के इन्फ्लुएंस से, और ये हमने किया है क्वाड में शामिल होकर। फिर है ट्रेड जो है हमारा $30 बिलियन तक बढ़ा है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ग्रीन एनर्जी कॉपरेशन है दोनों के बीच में। हमारे बीच एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे ऑस्ट्रा हिंद करके है, एक ऑस इंडिया करके है, एक पिच ब्लैक है। ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मिलकर बनता है। एक और है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें 4 कंट्रीज़ है, जापान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और जर्मनी से रिलेटेड। ये G20 की साइडलाइन में इंडिया और जर्मनी का मिले थे और मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद जर्मनी के चांसलर इंडिया भी आए थे। तो हम जो है 25 साल हो गए हमें इंडिया जर्मनी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, और 50 साल हो गए हैं साइंटिफिक कोऑपरेशन को। बाकी सेम चीज़ें हैं कि जर्मनी जो है हमें ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप में हेल्प करता है और 10 बिलियन यूरो का कमिटमेंट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस सिक्योरिटी में कोऑपरेशन है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड पार्टनर, मतलब अलग अलग फील्ड में ट्रेड पार्टनर है हमारा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जर्मनी इज़ इंडिया टॉप यूरोपियन ट्रेड पार्टनर। बाकी कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है इंडिया इटली रिलेशन, ये भी G20 की साइड लाइन में ब्राज़ील में हुआ था और मीटिंग बुलाई गई थी इंडिया और इटली की। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। फिर इंडिया और स्पेन रिलेशन, ये भी G20 की साइड लाइन में हुआ था। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या हुआ है, नेपाल से बांग्लादेश बिजली जाएगी इंडिया की ग्रिड पर, और 40 मेगावाट की पावर है जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ऑपरेशनल। मतलब ये हमारा इंडिया है और रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है इसे हम व्लादिवोस्तोक कहते हैं। तो यहाँ से चाइना से होते हुए यहाँ पर चाइना से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, फिर साउथ चाइना सी, फिर सी ऑफ जापान, फिर रशिया पहुँचेगा। तो यहाँ से हमारा ट्रेड होते हुए जाएगा और ये 10,300 किलोमीटर का पूरा ये है रूट है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ेंगी, जैसे मलक्का स्टेट हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, सी ऑफ जापान हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें रूट में शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया साइन टीजी फ्रेमवर्क विद इंडिया। इंडिया के साथ इन्होंने टीजी फ्रेमवर्क साइन किया है। टीजी फ्रेमवर्क का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया ने जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे यूपीआई हो गया, आधार हो गया, और डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर हो गया। ये सारी चीज़ें इंडिया बहुत आगे है और इंडिया पहली कंट्री है जिसने ये सारी चीज़ें बिल्ड कर ली हैं। तो इसलिए यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर इंडिया के साथ ये टीजी फ्रेमवर्क साइन किया गया। फिर है सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट कंक्लूडेड इन कियाना। तो कैरिकॉम जो है वो कैरिबियन कम्युनिटी, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये साउथ अमेरिका है, यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये मैक्सिको आ गया। तो इसके बीच जितना भी एरिया है, ये कैरिबियन सी के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, ये कैरिकॉम कम्युनिटी कहलाती है। तो इसके साथ हमारा एक समिट हुआ है जिसके अंदर 21 कंट्रीज़ आती हैं, और ये साउथ अमेरिका में कियाना करके एक कंट्री है, यहाँ पर ये समिट हुई है। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें साइन हुई हैं। पहले तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, हम इन्हें डिफेंस के इक्विपमेंट इन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे HAL है, ये है HAL डिलीवर्ड 2 टॉर्नियर 228 प्लेन्स टू कियाना को 2 ड्रोन हमने दिए हैं। फिर क्लाइमेट एक्शन कोलैबोरेशन हमने किया हुआ है सूरीनेम के साथ। सूरीनेम ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया केमिकल काउंसिल विन OPCW हेग अवार्ड। OPCW क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इंडिया केमिकल काउंसिल ने ये अवार्ड जीता है, और जो कि हेग है, शायद ये नीदरलैंड की सिटी है, वो इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसने ये अवार्ड दिया। ठीक है। और एक केमिकल वेपन करके कन्वेंशन है जिसमें ये बोला गया है कि केमिकल वेपन को हम प्रोहिबिट करेंगे। तो उसमें इंडियन केमिकल काउंसिल ने ये अवार्ड जीता है अपने कामों से। और केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है 1997 में फोर्स में आया था। इंडिया इसका ओरिजिनल सिग्नेटरी है, जब ये बना था तब इंडिया ने इसे साइन कर दिया था। और OPCW ने नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कायरो कॉल टू एक्शन। कायरो जो है वो इजिप्ट की एक सिटी है जहाँ पर ये डिक्लेरेशन हुआ है कि वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है उसने 12th एडिशन इसका हुआ है वर्ल्ड अर्बन फोरम का, और ये कायरो इजिप्ट में हुआ है। इसने 10 पॉइंट कायरो कॉल टू एक्शन का पॉइंट जो इन्होंने वो एक्सेप्ट किए हैं, जिनके बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है।
देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट, जो कि है अर्जेंट एक्शन टू एड्रेस ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस, अचीविंग ग्लोबल गोल थ्रू लोकल एक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल एक्टर्स, लोकल लोगों की मदद से अर्बनाइजेशन को आगे बढ़ाया जाए, अनलॉकिंग द फाइनेंस ऑफ सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ एंड इंश्योरिंग द इक्विटी एंड जस्टिस। मतलब अगर अर्बनाइजेशन हो और तो इक्वालिटी का ख्याल रखा जाए, प्रॉपर फंडिंग हो, यही सारी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी International Cooperative Alliance Global Cooperative Conference is being organized in India for the first time in 130 years। 130 साल बाद इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की है इंडिया में। ये जो है ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये 1895 में बनी थी लंदन में। इसको 306 मेंबर्स हैं, 105 कंट्रीज़ हैं और एपेक्स बॉडी है कोऑपरेटिव मूवमेंट की। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं ट्राइटन आइलैंड। ट्राइटन आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी में है और ये चाइना जो है यहाँ पर मिलिट्री बिल्ड कर रहा है इस आइलैंड में। और ये साउथ चाइना सी के कौन से पार्ट में आता है? ये आता है पार्सल आइलैंड, जो कि वियतनाम और ताइवान भी क्लेम करते हैं इस आइलैंड को। मैप में देख लेते हैं एक बार, ये है ट्राइटन आइलैंड और यहाँ पर ये पार्सल आइलैंड है और ये चाइना है, ये वियतनाम है, ये ताइवान है। ये दोनों इस आइलैंड को क्लेम करते हैं, लेकिन चाइना ने इसे हड़पा हुआ है। तो ये कुछ न्यूज़ थे इंटरनेशनल रिलेशन से। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स। पहली न्यूज़ है हमारी कि नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि इंडिया को लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए, जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि है RCEP और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो कि है CPTPP। तो RCEP हमें पता है ये इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ चाइना डोमिनेंस। तो हम देख लेते हैं RCEP में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं। तो चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान की 10 कंट्रीज जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रूनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। और CPTPP में कौन कौन सी हैं? इसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रूनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कनाडा, चिले, पेरू, मेक्सिको। तो नीति आयोग ने ऐसा क्यों बोला? नीति आयोग ने इसलिए बोला है ताकि हमारा जो वैल्यू चेन सिस्टम है वो इंक्रीज़ हो सके और इंटीग्रेट हो सके, MSME सेक्टर को बूस्ट मिल सके और ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस कैपिटलाइजिंग ऑन चाइना +1 स्ट्रेटेजी। एक कंपटीशन बढ़े इस एरिया में, एशिया में, क्योंकि चाइना अकेला ऐसा है जो एक तरीके से कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज ऑफ नेशनल ट्रेड लाइक लिबरलाइजेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड ई-कॉमर्स। मतलब इन चीज़ों में भी इंडिया आगे अपना कदम रखे, ट्रेड बढ़ाए, अपना रीजनल पॉलिसीज बनाए, रीजनल ट्रेड के लिए लिबरलाइजेशन लाए और ई-कॉमर्स में बढ़ावा मिले। इन चीज़ों के लिए नीति आयोग के CEO ने ये सजेस्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं TBT से रिलेटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसने बोला है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसने 2 ट्रिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है। मतलब जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है वीमेन को, उसने 2 ट्रिलियन का मार्क पास कर लिया है। 2.11 लाख करोड़ जो है वो 8 स्टेट ने दिया है वीमेन को TBT के थ्रू। कुछ स्कीम देख लेते हैं हम अलग अलग स्टेट्स की, जैसे गृहा लक्ष्मी कर्नाटका की है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र की है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है और सुभद्रा योजना उड़ीसा की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है 2013 में लॉन्च हुआ था। इसे इसलिए लॉन्च किया था ताकि जो पैसा हम देते हैं पब्लिक को, गवर्नमेंट जो पैसा पब्लिक को देती है उसके लीकेज कम हो सके और जल्द से जल्द उन तक पैसा पहुँचे और जो डिले होता है उन तक पहुँचने का पैसा जो पहुँचता है उस डिले को ख़त्म किया जा सके। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे 2016 में TBT जो है 450 स्कीम्स पे लागू हो गया था और कोविड के टाइम पे 27,500 करोड़ के आसपास पैसा दिया था लगभग 11.5 करोड़ लोगों को। ठीक है, और TBT इनेबल करने के लिए 53 करोड़ बैंक अकाउंट्स अभी चालू हैं। IMF ने एक तारीफ़ की इंडिया की कि जो ये TBT स्कीम है ये लॉजिकल मार्वल है एक तरीके का। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि गांव देहात का जो यूथ है वो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं बढ़ रहा है बल्कि नॉन फार्म जॉब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे स्मॉल बिजनेसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी क्या है। इसमें क्या है, वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। 2/3 जो रूरल की इनकम है वो आज की तारीख में इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से आ रही है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है 10,700 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ करने के लिए, किसमें, FCI में। FCI यानी पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2024-25 के लिए 10,700 करोड़ रुपए इन्होंने इन्फ्यूज़ किए हैं FCI में। FCI देख लेते हैं क्या है। FCI जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। इसका काम क्या है, ये इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, मतलब ये MSP वगैरह को लागू करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ये
एक तरीके से काम में लाती है सरकारी से। और मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक, ये बफर स्टॉक करके रखते हैं फूड ग्रेन्स को, ताकि एक उसका प्राइस जो है वो एक तरीके बैलेंस चलता रहे, ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे, इसलिए ये लोग स्टॉक करके रखते हैं। इनके प्रोक्योरमेंट के 2 तरीके हैं, पहला है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, दूसरा है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आरबीआई इशू फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई एंड एफटीआई। हमें पता है कि एफपीआई वो होता है जब कोई बाहर की कंपनी किसी इंडियन कंपनी में 10% तक अपना शेयर, उसका जो शेयर होता है वो होल्ड करता है 10% से ऊपर बढ़ता है तो वो एफडीआई में काउंट हो जाता है। तो आरबीआई ने न्यू फ्रेमवर्क क्लासीफाई किए हैं कि ये जो है अब चिट फंड जैसी कंपनीज़ में और गैम्बलिंग जैसी कंपनीज़ में एफडीआई लागू नहीं होगी। और ये जो रेगुलेशंस हैं इसके तहत ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019 के तहत ही इनका रिक्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी टी-सिप्स, ये एक ग्लोबल लेवल पर चलता है जी-सिप, ग्लोबल लेवल पर चलता है जी-सिप्स और हमारे इंडिया में चलता है टी-सिप्स। इसका क्या मतलब है, ये कुछ बैंक को लिस्ट करते हैं जो कि इंडिया में सबसे बड़े बैंक हैं, और अगर वो फेल हुए तो उनकी वजह से और बैंक्स फेल हो जाएंगे। एक तरीके से अगर ये बड़े बैंक्स फेल हुए तो इनकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी या इकोनॉमी में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी लिस्ट निकालती है ये आरबीआई निकालती है, मेरे ख्याल से हर साल निकालती है। ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे जी-सिप्स होता है, इसमें भी बैंक लिस्ट होती है, जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनकी लिस्ट निकालती है, उनकी जो इनका जो वो रहता है हेल्थ रहती है उनके बारे में एक रिपोर्ट जारी होती है। इसमें फ़िलहाल 3 बैंक है, एक एसबीआई है, एक आईसीआईसीआई है, एक एचडीएफसी बैंक है। तो आगे नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर, यूनियन कैबिनेट ने 10,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड इस्टेब्लिश किया है स्पेस सेक्टर के लिए, और जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस करके एक एजेंसी बनाई है, उसके अंडर में ये फंड क्रिएट किया गया है। ये इन स्पेस क्या है, इसका वर्क देख लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी होगी जो कि ऑटोनोमस एजेंसी होगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, और इसका काम ये होगा कि इसरो और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका कोलैब कराना और इस फील्ड में एक नया इनोवेशन करना या कुछ सैटेलाइट लॉन्च करना। प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, जैसे आजकल अमेजोन कर रहा है या स्पेस एक्स कर रहा है, इसी तरह इंडिया में भी ये काम इन स्पेस के थ्रू होगा। और इस वेंचर फंड को देख लेते हैं। वेंचर कैपिटल फंड क्या है? वेंचर कैपिटल फंड जो है वो स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा, सप्लाई चेन को देखेगा, और मतलब मिड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की सारी चीज़ें वेंचर फंड के थ्रू होगी। बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा प्राइवेट प्लेयर को या जो भी आगे इनोवेशन वगैरह होंगे उसमें। हमारा इंडिया जो है वो 5th रैंक पे आता है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। स्पेस सेक्टर मतलब स्पेस सेक्टर जो है वो जीडीपी में 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है। करंटली वैल्यूड $8.4 बिलियन विद अ टारगेट टू रीच $44 बिलियन बाई 2033 तक 44 बिलियन तक कंट्रीब्यूट ऐसा टारगेट हमने लिया है। चलिए आगे देखते हैं। क्लीन न्यूज़ स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ऐसा एक टारगेट है कि एक एस्टिमेट लगाया गया है कि मेडिकल डिवाइस का मार्केट जो है इंडिया में वो ग्रो होगा $30 बिलियन तक 2030 तक। तो इस स्कीम के जो कंपोनेंट देख लेते हैं, स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के। तो इसमें क्या करेगा, ये कॉमन फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, इन्वेस्टमेंट देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करेगा। मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडीज़ सपोर्ट स्कीम है और मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 21st लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक चलेगा। इसकी रिपोर्ट आएगी, वो देखेंगे हम आने वाले टाइम में, अभी तक तो आई नहीं है। और ये हर 5 साल में एक बार होता है। 1919 से ये सर्वे चला आ रहा है, तो जब इसकी रिपोर्ट आएगी वो देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसमें क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन ICAR NRC इक्विन इन हरियाणा हैज़ बिन ग्रांटेड WOAH रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस। ये जो इंडिया में हरियाणा में इस्टेब्लिश है ये वाली लैब बोल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं, इसे एक WOAH रेफरेंस लेबोरेटरी का स्टेटस मिल गया। इस लैब में जो है एक्सपर्टाइज होंगे किसके, इक्विन पायरोप्लाज्मोसिस डिसीज़ के। ये इक्विन पायरोप्लाज्मोसिस डिसीज़ क्या है, ये टिक बॉर्न प्रोटोजोन पैरासाइट है जो घोड़ों को, गधों को और जेब्राज वगैरह में ये डिसीज़ पैदा करता है। तो ये जो हरियाणा में एक लैब है, ये अब एक तरीके से इसे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिल गई है, जो कि अभी इनके डिसीज़ के ऊपर रिसर्च और वैक्सीन वगैरह बना सकता है, इनकी देखरेख कर सकता है इन चीज़ों में। नेक्स्ट न्यूज़ है नैनो फर्टिलाइजर से। इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप नैनो मटेरियल कोटिंग मेड ऑफ नैनो क्ले फॉर म्यूरिएट ऑफ पोटाश MOP सर्व 80% ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर नीड्स। तो इंडियन साइंटिस्ट ने एक नैनो फर्टिलाइज़र बनाया है जिसमें 80% पोटाश फर्टिलाइज़र के नीड को पूरा किया जा सकता है, ठीक है, जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी। ये जो है ये गोवा में है ये पोर्ट, और इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव। ये पहला ऐसा इंडिया का पोर्ट है जिसने ग्रीन शिप इंसेंटिव दिया था। हरित श्रेय स्कीम भी बोलते हैं इसे। हरित श्रेय स्कीम जो है
इंसेंटिव शिप्स विद फेवरेबल ESI स्कोर। ESI मतलब एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, एंड इट्स एम टूवर्ड्स डिकार्बनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह ना करे शिप्स के द्वारा, इन सब के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। पीता ड्राई पोर्ट। पीता ड्राई पोर्ट जो है ये बिहार में है, पटना के पास है। इट बूस्ट एक्सपोर्ट इंप्रूव लॉजिस्टिक्स बेनिफिट्स टू एडजॉइनिंग स्टेट। इट कनेक्ट रेल टू मेजर गेटवेज। ठीक है, ये इनलैंड पोर्ट है, बिहार के अंदर नदी में चलता है, और ये एक्सपोर्ट वगैरह के लिए यूज़ में लाया जाएगा। ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है, ऑल्सो नोन एज इनलैंड कंटेनर डिपोट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 रिपोर्ट। ये रिलीज़ करता है वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में ये आया है कि इंडिया जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में, और पेटेंट वगैरह जो हुए हैं 2018 से 23 से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं इसके कि इंडिया इज़ रैंक 6th ग्लोबली विद 64,500 पेटेंट फाइलिंग हुई है, और ट्रेडमार्क्स जो है वो सेकंड हाईएस्ट है ग्लोबली, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फाइलिंग में इंडिया जो है रैंक 10 पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है पैन परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0। ये स्कीम लॉन्च की है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में, और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है पैन 2.0 में। पैन जो है इसमें 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, और इससे इशू करने वाली जो एजेंसी होती है वो है प्रोटेन, फॉर्मली नोन एज, पहले इसे कहा जाता था NSDL ई गवर्नेंस, और UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अप्रूव द यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फॉर यूज़र ऑफ इंडियन ग्रिड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन पैन इंडिया बेसिस। इसका काम क्या होगा, ये इंश्योर करेगा कि ग्रिड की स्टेबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, सपोर्ट करे इंडिया का विजन जो कि है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 तक 450 गीगावाट हमें क्रिएट करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। एंड इट एड्रेसेस द प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल एंड हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट। तो ये सारे काम होंगे यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल के, और इसके न्यूज़ यहीं तक ख़त्म होती है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिक्योरिटी पोर्शन। पहली न्यूज़ है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। तो इसमें जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिव्यू किया है इंडियन कोस्टल गार्ड्स के रोल को इन कोस्टल सिक्योरिटी में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये 1978 में स्थापित हुई थी, और ये कोस्टल गार्ड एक्ट 1978 के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये मैरीटाइम लॉ को इन्फोर्स करती है, सर्च करती है, रेस्क्यू करती है लोगों को, या कंट्री में किसी और कंट्री में कोई प्रॉब्लम होगी, डिजास्टर वगैरह होगी तो वहाँ पर भी जाके ये रेस्क्यू करती है। फिर मैराइन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, मतलब मैराइन पॉल्यूशन को भी एक तरीके से उसका रिस्पॉन्स करती है, और इसका जो है कई सारे काम है। एक तो ये डीप सी में जाके वहाँ पर सर्विलेंस वगैरह करती है, जैसे 200 नॉटिकल तक ये जा सकती है हमारी इंडियन कोस्टल गार्ड, और टेरिटोरियल वाटर सर्विलेंस जो है इंडिया की टेरिटोरियल जो वाटर है वहाँ पर भी ये रहती है। फिर एक आती है कोस्टल पेट्रोलिंग जो कि स्टेट के आसपास होती है, और 12 नॉटिकल के अंदर ये काम करती है, स्टेट मैराइन पुलिस जो होती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि मणिपुर में आफ्सपार लग गया है, जिसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। 1958 में ये बनी थी, स्थापित हुई थी, और ये डिस्टर्ब्ड एरिया में लागू की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। किसके कहने पर लागू की जाती है, ये गवर्नर के कहने पे लागू कर दी जाती है, या कोई यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पे लागू कर दी जाती है, और इसे जो हटा सकता है वो सेंटर ही हटा सकता है। इसमें कुछ स्पेशल पावर है उनके, जैसे फायर करना, अरेस्ट करना और सर्च करना बिना वारंट के, और जब किसी को अगर इन्होंने अरेस्ट किया है तो वो सीधा पुलिस को ला के देंगे, ये अपने पास नहीं रख सकते, ये सीधा पुलिस को हैंड ओवर करेंगे अगर किसी को अरेस्ट किया है। इनके ऊपर लीगल एक्शन अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस इंक्वायरी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने जजमेंट में बोला है कि जैसे नागा पीपल मूवमेंट 1997 के टाइम पे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जान से मारने की जो पावर है उसे थोड़ा स्पेसिफिक किया जाए, किस किस सिचुएशन में एक प्रॉपर क्राइटेरिया होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में ही हम किसी की जान ले सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सिक्यूशन आर्म्ड फोर्सेस नॉट इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सेसिव, मतलब अगर इन्होंने किसी की जान ली है, कुछ फायर किया है, कुछ भी अगर इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी तो ये इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट बन सकता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी डिजिटल अरेस्ट। ये हमने देखा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक संबोधित किया था पूरे देश को टीवी पे आके कि हमें ऐसे केसेस से बचना है जो आपको एक फ़ोन कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे, और तब तक वो उस कॉल पर लेंगे जब तक आप उन्हें पैसे नहीं दे देंगे। ये इसका जो सोर्स देखा गया है म्यांमार, लाओस और कम्बोडिया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में देखा गया है कि यहाँ के लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन भी होते हैं, मतलब हो सकता है ये फ्रॉड जो है वो इंडियन के थ्रू हो रहा हो, लेकिन इन कंट्रीज में बैठ के एक डेटा है कि 120 करोड़ रुपया जो है वो अभी तक स्कैम में जा चुका है जनवरी से अप्रैल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं।
ठीक है, तो इसके कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे IC4 करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक सेंटर बनाया जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो इसके लिए काम कर रही है और इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ कुछ इनिशिएटिव लेते रहते हैं। फिर है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, कोलैब विद बैंक, टेलीकॉम प्रोवाइडर एंड पेमेंट एग्रीगेटर। बैंक्स और मोबाइल सिम्स जिस कंपनीज़ के होते हैं और पेमेंट एग्रीगेटर वगैरह जितने भी फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, सबसे उन्होंने कोलैब किया हुआ है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। स्पूफ कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। जैसे ट्रू कॉलर है, ऐसी कई सारी ऐप्स आती हैं जिसमें हम स्कैम कॉल को या फिर स्पूफ कॉल को हम ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा है समान वेयर प्लेटफॉर्म एनालाइज इंटर स्टेट लिंकेजेस ऑफ साइबर क्राइम। ये एनालाइज करता है इंटर, मान लीजिए कोई यूपी में बैठा है, मध्य प्रदेश से स्कैम कर रहे हैं, तो उन सबको लिंक करके साइबर क्राइम के अगेंस्ट काम करता है। फिर है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसमें लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं इस पोर्टल पर जाके। फिर है सर्टेन जो है ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो इन्होंने चलाई हुई हैं, जैसे वेरीफाइंग कॉल आइडेंटिटी एंड अवॉइडिंग सस्पिशियस लिंक। और अगर मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजता है या किसी और एप्लीकेशन पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम वगैरह पे, तो ऐसे लिंक को हमें नहीं छूना है, उन्हें टच नहीं करना है बिल्कुल, वरना वो हो सकता है आपके पैसे निकाल लें। ऐसे टाइम पे सर्टेन बहुत सारी गाइडलाइन जारी करता है। सर्टेन एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये जो है गाइडलाइन और एडवाइजरी वगैरह टाइम टू टाइम जारी करता रहता है। फिर देख लेते हैं एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। ये देखते हैं क्या है। रिसेंटली इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ ईडी इंक्लूडेड इन दिस एरिनएफ स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, ईडी इंडिया की तरफ से ईडी जो है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, वो इस मीटिंग में शामिल हुआ है। इंडिया टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन विल एज्यूम प्रेसिडेंसी एंड होस्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इंडिया होस्ट करेगा इस मीटिंग को और इसके बारे में जान लेते हैं। एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये जितना एसिड जो है, मान लो हमारे इंडिया से कोई साउथ ईस्ट एशिया कोई एसिड लेके, मतलब कोई गोल्ड चोरी करके ले गया, कोई कई बार ऐसा होता है भगवान की मूर्तियाँ कोई चोरी करके ले जाता है और बाहर के देशों में जाकर बेच देता है। तो ऐसे ही ये क्या करेगा, टैकलिंग क्राइम प्रोसीडिंग इन एशिया पैसिफिक रीजन में ऐसे एसिड्स को सीज करेगा, फ्रीजिंग करेगा और वापस लेके आएगा। इसका काम ये है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ 4th न्यूक्लियर सबमरीन। इंडिया की 4th न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च हो चुकी है। पहली दो हैं अरिहंत और अरिघात, और ये आई है अरिधीमन, और ये 3 तो पहले लॉन्च हो चुकी है। अब आई है S4 की बात हम कर लेते हैं। तो ये 75% इंडिजिनस है, इंडिया की बनाई हुई है 75%, और इसमें जो है K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगाई गई है जो कि 3500 किलोमीटर तक जा सकती है उसकी रेंज। फिर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी, न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी का ये पार्ट है, और ऐसे करने वाला इंडिया 6ठा देश है। तो पहले 5 कौन से हैं, USA, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, फिर आता है अपना इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक होता है 5 मैक नंबर से जो ज़्यादा की स्पीड होती है उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। मैक नंबर मतलब अगर 1 मैक नंबर है, इसका मतलब ये स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो 5 मैक से ऊपर चला जाएगा यानी हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। देखते हैं DRDO ने इसे जो है टेस्ट किया है। फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे ओडिशा के कोस्ट से इसे टेस्ट किया गया है, और ऐसा करने वाला इंडिया जो है तीसरा कंट्री बन गया। पहले हैं US, रशिया और चाइना, इसके बाद अब इंडिया बन गया लॉन्ग रेंज में हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें जो है स्क्रैमजेट प्रपल्शन यूज़ किया गया है। स्क्रैमजेट प्रपल्शन का मतलब होता है ये जो कंबशन होगा इस प्रपल्शन में, ये सुपरसोनिक स्पीड पे होगा। ठीक है, और थर्मल स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसका जो बॉडी है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। हाइपरसोनिक एक्सीड मैक 5 जो कि है 5 इंटू साउंड स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड, 1 से 5 होता है सुपरसोनिक और 5 से ऊपर होता है हाइपरसोनिक। ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये डिटेक्ट नहीं हो पाती और इंटरसेप्ट नहीं हो पाती। फिर है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और ये ग्राउंड से और शिप से लॉन्च हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैड, इसे देख लेते हैं। ये भारत डायनामिक लिमिटेड ने इसे साइन किया है MOU रशिया के साथ। रशिया की ये कंपनी है जिसका नाम है रोसोपोरोनेक एक्सपोर्ट फॉर पैंटसिर वेरिएंट्स। तो ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मिसाइल और गन दोनों के साथ काम कर सकती है, और ये टारगेट कर सकती है एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को, क्रूज मिसाइल को और प्रिसीजन वेपन्स को टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास। ये इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस एक्सरसाइज है, दिल्ली में हुई है और इसे किया है डिफेंस स्पेस एजेंसी ने कंडक्ट किया है। इसका पर्पज़ क्या है, इंटीग्रेट स्पेस कैपेबिलिटी विद मिलिट्री ऑपरेशन एंड सिक्योर स्पेस एसेट्स। ठीक है, तो ये जो है स्पेस डिब्री, रेडिएशन अफेक्टिंग सैटेलाइट, इन सबको डील करने के लिए किया गया है ये अभ्यास एक्सरसाइज जो है। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। महासागर एक्सरसाइज जो है ये तीसरा एडिशन था इसका। इसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे बांग्लादेश, कॉमरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल, श्रीलंका, तंजानिया। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ थी इंडियन ओशन में।
और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया की है। फिर फिनबैक्स, ये वियतनाम इंडिया की है। सिम्बैक्स सिंगापुर इंडिया की है। सारेक्स है इंडियन कोस्टल गार्ड की, और 11th एडिशन इसका हुआ है। सारेक्स की फुल फॉर्म है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, मतलब ये रेस्क्यू और सर्च वगैरह में इसकी जो ट्रेनिंग की गई है या एक्सरसाइज की है वो इस फील्ड में की गई है। फिर है पूर्वी प्रहार, ये ट्राई सर्विस डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की तीनों की एक एक्सरसाइज है, वो है पूर्वी प्रहार। फिर है ऑस्ट्रा हिंद यानी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर है संयुक्त विमोचन 2024, गुजरात में हुई है ये, और मल्टी एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन आर्मी है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन कंट्रीज़ हैं, गल्फ की है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इंडियन ओशन रीजन और साउथ ईस्ट एशिया। फिर है सी विजिल 2024, ये 4th एडिशन है, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है। फिर ऑपरेशन सागर मंथन, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एनसीबी ने 700 kg एक ड्रग को सीज किया है, जिसका नाम है मिथेम्फेटामाइन करके एक ड्रग है, उसे एक ऑपरेशन के तहत जब्त किया गया है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर मंथन। ये ड्रग जो है परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए काम आता है। ये ADHD जो डिसीज़ होती है उसको ट्रीट करने में काम आता है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ट्रॉमिक ब्रेन इंजरी में भी ये काम आता है। तो इसको जब्त किया गया है एनसीबी के द्वारा। तो नवंबर मंथ की सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ हमारी ख़त्म होती है। और अगर आपको ये किसी भी तरीके से ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही है, आपके रिवीजन में हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर लो। और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ इशू आता है, तो उसे कमेंट भी कर दो और लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनका भी भला हो। मैं सारी मंथ की न्यूज़ लाऊंगा। अक्टूबर से स्टार्ट की है, नवंबर की होगी, दिसंबर की होगी, जनवरी, फरवरी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं सारी मैगजीन कवर करूँगा। तो अगर हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो लोगों के साथ, कमेंट भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट का पोर्शन। पहली न्यूज़ है हमारी UNFCCC से, जो कि COP29 कंक्लूड हुई थी। तो ये अज़रबैजान में हुई थी, बाकू इसकी कैपिटल है, और COP29 ये हुई थी। इसमें जो है बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट साइन किया गया है। आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड डिटेल्स, जैसे बाकू फाइनेंस गोल और न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ट्रिपल द क्लाइमेट। इसमें क्या हुआ है कि ट्रिपल द क्लाइमेट फाइनेंस 300 बिलियन एनुअली बाई 2035, ये एक बजट तय किया गया है क्लाइमेट से लड़ने के लिए, कि 300 बिलियन एनुअली हम खर्च करेंगे क्लाइमेट से लड़ने के लिए, यानी कि ये मोबिलाइज करेंगे 1.3 ट्रिलियन पर ईयर, $1.3 ट्रिलियन पर ईयर, ये क्लाइमेट से लड़ने के लिए मोबिलाइज करेंगे। तो यह कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 में ये कवर है। कार्बन मार्केट कैसे काम करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ट्रेडिंग कैसे होगी, तो ये आर्टिकल 6 में कवर होगा। इसके कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव इसमें हुई। काफ़ी चीज़ इसमें है, पर हम इसमें वो कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे सारे जितने भी इनिशिएटिव हुए, किसने लॉन्च किए, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या है। हमें इंडिया से रिलेटेड चीज़ें देखनी है और जो इंपॉर्टेंट है उसे देखना है। तो पहला इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन। मीथेन को कम करने के लिए एक डिक्लेरेशन हुआ है, इसे 35 कंट्रीज़ ने साइन कर लिया है, इंडिया ने अभी नहीं किया है। और फिर नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज। इसमें 150 गीगावाट एनर्जी को स्टोरेज और रिफर्बिश करने की बात की गई है 2030 तक। फिर ग्रीन एनर्जी प्लेज, इसमें ग्रीन एनर्जी को जो है प्रमोट किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज से बचा जाएगा, टैकल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट डिक्लेरेशन है हाइड्रोजन डिक्लेरेशन। इसमें हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और नॉन लीगली बाइंडिंग इनिशिएटिव है, मतलब बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर। फिर है बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। इसमें क्या है, फार्मर्स के रोल को एनकरेज किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा कि ये फार्मर्स भी, मान लीजिए कोई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से ये क्लाइमेट चेंज से बचा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मीथेन क्रिएट करती हैं एनवायरनमेंट में, या फिर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, या फिर वाटर इंटेंसिव होती हैं। तो अगर फार्मर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, अलग अलग क्रॉप उगा रहा है, या फिर मिलेट्स उगा रहा है, मिलेट्स तो ड्रॉट एरिया में भी पैदा हो जाती हैं, तो पानी से एक तरीके पानी की बचत कर रहा है, तो फार्मर्स के रोल को हम एक्नॉलेज करेंगे। फिर है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ये फंड बनाया गया है जो कि नेचुरल डिजास्टर को जो है वो करेगा, फंडिंग देगा। फिर है बाकू इनिशिएटिव क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो ये जो है डिकार्बनाइजेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग चीज़ों में, ताकि कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है वो कम फैले। फिर है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। ये इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करेगा और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करेगा जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बढ़ावा देंगी और फाइनेंस करेंगी। फिर ग्रीन डिजिटल एक्शन डिक्लेरेशन। यह हार्नेस डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट एक्शन। डिजिटल टेक्नोलॉजी लाएंगे ताकि हम क्लाइमेट एक्शन से किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज से बच सके, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और डिजिटल
डिवाइड को हम ब्रिज करेंगे। मान लो जहाँ तक डिजिटाइजेशन नहीं पहुँचा वहाँ को उसको हम कनेक्ट करेंगे उस एरिया को, और बताएंगे कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। फोकस इज ऑन इंटीग्रेटेड हेल्थ इनटू क्लाइमेट, यानी हेल्थ और क्लाइमेट चेंज को लिंक करके उससे बचाया जाएगा, ऐसा इस डिक्लेरेशन में बोला है। फिर है बाकी डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, एम्स टू एडिट वाटर क्लाइमेट चेंज इंटरप्ले, मतलब जितने भी वाटर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ हैं और जहाँ पर वाटर कम है तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं इनिशिएटिव, जैसे ये थोड़ा अलग सा नाम लग रहा है, जैसे हाइड्रो फॉर नेट जीरो LAC इनिशिएटिव। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो है इस तरीके के जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये UPSC पूछ लेती है। या फिर ये है गैप्स करके आ गया है कि ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प स्टोरेज, ऐसी ऐसी चीज़ों को UPSC पूछ लेती है। बाकी जो नॉर्मल से वर्ड्स होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं पूछती। आप देखिएगा PYQ कि वो कुछ ऐसे वर्ड से उठाती है, जैसे हाइड्रो फॉर नेट जीरो। तो इसको हम देख लेते हैं कि डेवलप सस्टेनेबल हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनर्जी सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा किसमें, हाइड्रो पावर में, ठीक है। और फिर इसे गैप्स को देखना है, सपोर्टेड बाई 30 गवर्नमेंट, 30 कंट्रीज एंड एजेंसी जो है इसे बढ़ावा दे रहे हैं एनर्जी स्टोरेज एंड रेजिलियंस में, एनर्जी को कैसे बचाया जाए और उसे यूज़ किया जाए। फिर ऊपर के दो भी देख लेते हैं, COP29 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड टूरिज्म, मोबिलाइज द टूरिज्म सेक्टर इंट्रोड्यूस, मतलब टूरिज्म ऐसे बढ़ावा दिया जाए कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करे, पॉल्यूशन कम हो और इको फ्रेंडली टूरिज्म हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च बाई UAE टू डबल ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एमिशन। तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट, ये एक अलायंस बनाई गई है UAE के द्वारा, जिसमें हम एनर्जी को डबल करेंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, मतलब पॉल्यूशन कम करे और एफिशिएंसी ज़्यादा दे, और तो ऐसी एक अलायंस बनाई है जिसमें उसमें काम करेंगे उसके ऊपर। फिर कुछ रिपोर्ट है WHO ने एक रिपोर्ट निकाली है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो 85% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ डेथ कॉज करता है। 85% जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से डेथ हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर है पीपल फेस 50 मोर डेज ऑफ एक्सट्रीम हीट इन 2023। मान लीजिए 2022 में 100 दिन ऐसे थे जिस टाइम पर एक्सट्रीम हीट थी, तो 2023 में 150 दिन ऐसे थे जहाँ पर एक्सट्रीम हीट हमें महसूस हुई है। फिर है इम्पैक्टेड मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंटरनली डिस्प्लेस 20.3 मिलियन इन 2023। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मैटरनल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर डाल रहा है क्लाइमेट चेंज। फिर इंडिया को देख लेते हैं, इंडिया ने COP29 में क्या कहा, इसमें अपना स्टांस क्लियर किया है। क्लाइमेट नेगोशिएशन, इंडिया क्लैरिफाइज इट्स क्लाइमेट नेगोशिएशन स्टांस एट COP29। तो इसमें जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो एनुअली खर्च करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जिसमें से $600 बिलियन जो है वो ग्रांट से आएगा। फिर है अपोज चेंजेस टू द स्कोप ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की जो अपग्रेडेशन हुई है उसे अपोज किया है इंडिया ने, एंड अटेम्प्ट टू ऑल्टर द टेम्परेचर गोल्स इन पेरिस एग्रीमेंट, मतलब एक तरीके से जो टेम्परेचर गोल है हमारा 1.5 उसे चेंज करने की बात की गई है, तो इंडिया ने उसे अपोज किया है, इंडिया ने उसे कहा है कि उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, चेंज किया जाए, अटेम्प्ट टू ऑल्टर द टेम्परेचर गोल इन पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। फिर इंडिया ने बोला है कि डेवलप कंट्रीज़ को जो है फाइनेंशियल प्रोवाइड कराना चाहिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट में टू डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इसे बोला जाता है जस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ फाइनेंस इनोवेशन या टेक्नोलॉजी में फाइनेंस करती है तो उसे जस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं। मान लीजिए अभी हम थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट करते हैं और USA हमें एड प्रोवाइड करती है और उसकी वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी बना लेते हैं, उससे अपना पावर जनरेट करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे जस्ट ट्रांजिशन। फिर इंडिया ने बोला है कि क्लियर इंडिकेटर्स होना चाहिए टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन एडेप्टेशन। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में देख लेते हैं, ये आर्टिकल 6 में आती है पेरिस एग्रीमेंट के, और कंट्रीज टू कोऑपरेट इन अचीविंग देयर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस थ्रू कार्बन मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ टू मार्केट बेस्ड एंड वन नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच। ये एक मैकेनिज्म है कार्बन ट्रेडिंग का, वो देख लेते हैं। तो मार्केट बेस्ड अप्रोच देख लेते हैं, नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच देख लेते हैं। मार्केट बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, ट्रेडिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम्स जो है एमिशन रिडक्शन डेट रिजल्ट फ्रॉम मिटिगेशन एक्शन, मतलब जो एमिशन रिडक्शन होगा वो मिटिगेशन एक्शन की वजह से होगा, जैसे फंड्स प्रोवाइड करना, डेटा प्रोवाइड करना और कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करना, इन सब से हम जो है एमिशन को रिड्यूस करेंगे। मार्केट बेस्ड अप्रोच का मतलब ये है। फिर देख लेते हैं नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच, तो इसमें जो है वो वॉलंटरी और कॉपरेशन एक्शन होंगे और पॉलिसी बनाई जाएगी, रेगुलेशन बनाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, उसका एडॉप्शन होगा, फिर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच में आएगी। फिर हम देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में जो कार्बन ट्रेडिंग है उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो यही है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बाइंडिंग है, ठीक है, और ये डेवलप कंट्रीज़ के लिए ही है सिर्फ, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल में। पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज़ को ऐड किया गया है। इसमें जो है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, सब देश अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसे डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह हमने ऐसे ओवरकम करना है क्लाइमेट को थ्रू कार्बन ट्रेडिंग।
क्योटो प्रोटोकॉल में है CDM प्रोजेक्ट्स यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, डेवलप कंट्रीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है ऐसी चीज़ों में जो एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट हो, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, मतलब एमिशन रिडक्शन का जो सर्टिफिकेशन है वो देने के लिए बोला गया है। मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोजेक्ट जो होंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वाले जो प्रोजेक्ट होंगे, डेवलप कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन्वेस्ट करेंगे एक तरीके से उन प्रोजेक्ट्स में जो एमिशन कम करते हों। ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर हम देख लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा जो है वो बायलैटरली करेंगे, मतलब दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी और उसके थ्रू हम जो है क्लाइमेट एमिशन जो होगा, कार्बन एमिशन वगैरह जो होगा उसे कम करेंगे। प्लस पेरिस एग्रीमेंट में ये इन दोनों का यूज़ किया गया है, मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट बेस्ड। ठीक है, इसमें फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन मैकेनिज्म लाइक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ यूज़ ऑफ ओल्ड क्रेडिट फ्रॉम इनएक्टिव प्रोजेक्ट कॉजिंग ओवर सप्लाई कंसर्न। तो इसका क्रक्स ये है कि एक CDM मैकेनिज्म है जो प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी जो एमिशन कम होता हो उन चीज़ों में, और इसमें जो है ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है या फिर टेक्नोलॉजी में असिस्ट कर सकती है। मेन ये डिफरेंस है इसमें। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये भी इसी से रिलेटेड है। डेवलपिंग कंट्रीज आर डिसअपॉइंटेड, डेवलपिंग कंट्रीज जो है डिसअपॉइंट है न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जिसमें इंडिया ने भी अपना डिसअपॉइंटमेंट जताया है। तो इसमें क्या है, प्रपोज एट COP21 फॉर सेटिंग अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल पोस्ट 2025 फॉलोइंग द अनमेट 100 बिलियन एनुअल टारगेट। मतलब इसमें ये बोला गया था कि $100 बिलियन जो है हर साल मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो ये अभी तक प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हैं। और इसमें जो है एडवांस इकोनॉमी जो है वो 45% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस करेगी, एडवांस कंट्रीज जो है वो 45% करेंगे, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है वो 3% करेगी सिर्फ। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्हें चाहिए 200 से 400 बिलियन US डॉलर एनुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए, ताकि वो एडेप्टेशन फंडिंग गैप को जो है, मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इतना पैसा उन्हें चाहिए। फिर है 90% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस गोज टू मिटिगेशन एक्शन। UNDP ने बोला है 90% जो है क्लाइमेट फाइनेंस गोज टू मिटिगेशन, सिर्फ और सिर्फ मिटिगेशन एक्शन के लिए 90% जो पैसा है उसमें लग जाना चाहिए। फिर क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो एक तरीके से लोन के रूप में देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक तरीके से बर्डन पड़ जाता है डेट का। फिर इंडिया के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि इंडिया को जो है लगभग $10 ट्रिलियन चाहिए 2070 तक अगर हमें नेट जीरो इकोनॉमी बनाना है तो, नेट जीरो एमिशन टारगेट जो 2070 तक अगर हमें अचीव करना है तो $10 ट्रिलियन हमें चाहिए। फिर इसके रिगार्डिंग इंडिया ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं वो देख लेते हैं। जैसे नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये फंड बनाया 2015 में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। फिर इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो है वो लॉन्च की थी येस बैंक ने 2015 में। फिर सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप was set up under RBI joint network for greening of financial system। यूनियन बजट में भी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का मेंशन किया गया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं, हमें एक बार देख लेना है जल्दी से। नेक्स्ट न्यूज़ है जस्ट ट्रांजिशन से। इसमें बोला गया है कि ILO ने बोला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि अगर जब हम ग्रीनिंग की तरफ बढ़ें अपनी इकोनॉमी में, जब हम क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हों या ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हों, जब हम क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हों तो उसमें अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। वीमेन हो, चिल्ड्रन हो या सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हों, उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में और जॉब एम्प्लॉयमेंट में, सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो उनका कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उनका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना है जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि फॉसिल फ्यूल ख़त्म कर दी और उनका एम्प्लॉयमेंट भी खा गए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ग्रीनिंग की तरफ बढ़ना है, मतलब ऐसे इनिशिएटिव्स की तरफ बढ़ना है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ते हों। तो इस ट्रांजिशन में इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इसमें जो है मिनिमम प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम बाई ऑल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, मतलब इसमें मिनिमम प्रोविजन रखे गए हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। ऐसा ना हो कि जो नॉन ग्रीनिंग इंडस्ट्री में है उनका घाटा हो रहा है और जो ग्रीनिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं उनका फ़ायदा होता चला जा रहा है। तो ये जो है मिनिमम प्रोविजन रखें कि ये होंगे प्रोविजन्स जिसमें सबका भला हो जाए। फिर PLI स्कीम लॉन्च की है, ये सोलर PV मॉड्यूल से रिलेटेड, जो सोलर पावर प्लांट हैं और PV मॉड्यूल्स हैं उनसे रिलेटेड PLI स्कीम काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। फिर है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, ये फंड बनाया गया है जो कि क्लीन एनर्जी में फंड करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 16th COP हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड COP हुई है जो कि 16th एडिशन है। और ये कहाँ हुई है? ये हुई है काली में, कंबोडिया कंट्री में।
इसकी थीम थी पीस विद नेचर। तो 2022 में जो 15th COP हुई थी उसमें कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था या अडॉप्ट किया गया था। अब जो COP हुई है उसमें जो है उसके इसके रिव्यू, प्रोग्रेस और ट्रैकिंग चैलेंजेस इन सबको देखा जाएगा, उसका फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये जो हम इसे पढ़ेंगे KMGBF, इसमें जो है ये नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है और ये जो है रिप्लेस किया है इसने स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-20 और IG टारगेट्स को। तो इसमें वही सब बातें बोली गई हैं कि सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए। मान लीजिए किसी कंट्री ने किसी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई रिसर्च की है, उसका यूज़ के कुछ फ़ायदे देखे हैं, तो इसमें यह है कि वो और कंट्रीज से भी शेयर किया जाए, उसके फ़ायदों के बारे में शेयर किया जाए। और फिर है इन्वेस्टमेंट इन कोलेब्रेशन की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात की गई है, इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, फिर इन्वेसिव स्पीशीज जो है उनको कैसे कम किया जाए उसका भी प्रोविज़न है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इंडिया के संदर्भ में बात कर लें तो इंडिया ने जो है अपडेट किए हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, ऐसे अपडेट किया है जिसमें इसने 23 टारगेट्स रखे हैं और अलाइन किया है अपने आप को KMGBF से। बजट एलोकेट किया है 81,664 करोड़ रुपया इसने बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के लिए अलॉट कर दिया है 5 साल के लिए, 2025 से 30 तक। अब हम देख लेते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान क्या है। तो ये जो है 2024 से 30 तक के लिए लॉन्च किया गया है COP 16 के लिए के टाइम पे। तो इसका पर्पज़ ये है बेसिकली कि बायोडाइवर्सिटी को हम नेशनल पॉलिसी में ऐड करें और उसके कंजर्वेशन पे फोकस करें, सस्टेनेबल यूज़ करें और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने के 3 लेवल्स है। एक नेशनल लेवल पे जो कि है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड यूनियन टेरिटरी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल, लोकल लेवल पे है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़। तो ये कुछ इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं एक तरीके से जो इसे देखेगी। और इसमें वही सब बोला गया है कि बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेट है उसको कम किया जाएगा, सस्टेनेबल यूज़ किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो टूल होंगे उन्हें बढ़ाया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, स्पीशीज़ की रिकवरी की जाएगी, इन्वेसिव स्पीशीज़ को कम किया जाएगा और एडॉप्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फोकसिंग ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट बेस्ड बॉटम अप अप्रोच। मतलब बॉटम अप अप्रोच होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम करेंगे, लोकल लेवल्स पे जाएंगे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, इस तरीके से इसका अप्रोच होगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस विद नेचर। ये एक वर्ल्ड लेवल पे कोलिशन बनाई गई है इसी में UN COP 16 में। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा, चिले, बट नन ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। मतलब इसमें जो है एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, बल्कि 4 कॉन्टिनेंट से कंट्रीज़ को इंक्लूड कर लिया गया, जैसे मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा, चिले। तो इसका काम क्या होगा, ये ह्यूमन और नेचर के बीच के रिलेशनशिप को बनाए रखने की बात करेगा, उनके राइट्स को, जैसे जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उनके राइट्स को, या फिर हंटिंग, गैदरिंग, इन सारी चीज़ से रिलेटेड उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। फिर ये फंड्स जुटाएगा सस्टेनेबल यूज़ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और एक कलेक्टिव एक्शन और लोकल इनिशिएटिव को एम्पावर करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव से रिलेटेड, जो कि 10th एनिवर्सरी बना रहा है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है क्या। ये 2014 में लॉन्च हुआ था और कोरिया फॉरेस्ट सर्विस इन कोलैबोरेशन विद CBD, मतलब कोरिया फॉरेस्ट सर्विस और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। वही जो ऊपर फ्रेमवर्क बताए गए थे कि सस्टेनेबल यूज़ करना है, इन्वेसिव स्पीशीज़ को कम करना है और फंडिंग देनी है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी, आपस में डेवलपिंग कंट्रीज आपस में सपोर्ट कर सकें। और इसमें 23 टारगेट सेट किए गए थे। 4 इनके रिस्टोरेशन के 4 इन्होंने एक तरीके से 4R करके एक्रोनिम दिया था, किन किन तरीके से कर सकते हैं रिस्टोरेशन। वो है रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिक्लेमेशन एंड रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है नेचुरल फार्मिंग से, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया गया है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। तो इससे पहले जो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोला जाता था, उसके बाद इसको नाम चेंज करके भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इसका नाम कर दिया गया। तो इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो इस मिशन में बोला गया है कि 15,000 विलेज पंचायत को इंक्लूड किया जाएगा, लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट किया जाएगा, जो कि 7.5 लाख हेक्टेयर लैंड का यूज़ करेंगे और ये 2 साल का टारगेट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। कि कैसे इसका किस तरीके से इसे आगे बढ़ा जाएगा वो देख लेते हैं। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि नेचुरल फार्मिंग में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो जो चीज़ें उसमें डलती हैं, इनपुट्स डलते हैं, उनके सेंटर्स खोले जाएंगे जगह जगह। फिर मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स खोले जाएंगे ताकि फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए। फिर है
कृषि सखी फॉर अवेयरनेस मोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट। कृषि सखी जो है वो अवेयरनेस बनाएंगे, इसके फ़ायदे गिनाएंगे, इससे कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं वो गिनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि प्रमोट करेगा नेचुरल फार्मिंग को। और जो कॉस्ट होती है, मान लीजिए कोई गन्ना उगा रहा है कोई किसान, तो उसकी इनपुट कॉस्ट ही इतनी लग जाती है कि उसे बहुत महंगा पड़ जाता है। उतनी इनकम इसकी हो नहीं पाती जितना इनपुट लग जाता है, जिसकी वजह से किसान को लोन लेना पड़ता है। फिर वो लोन ट्रैप, मतलब वो फंस जाता है कि लोन ही लेता रहता है, उसे चुका ही नहीं पाता क्योंकि इनपुट इतनी ज़्यादा है और इनकम इतनी है नहीं। तो ये क्या करेगा, नेचुरल फार्मिंग जो है इनपुट कॉस्ट को कम करेगा, स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा, सर्टिफिकेट वगैरह और ब्रांडिंग वगैरह में इसको यूज़ करेगा। मतलब इसके कारण अलग ब्रांड बना देगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा नेचुरल फार्मिंग की। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सर्टिफिकेट आता है, जैसे किसी मतलब काफ़ी सारी ब्रांड्स है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ब्रांड लगा के बेचती हैं, तो वो बहुत महंगा बिकता है। तो इस तरीके से हम फार्मिंग इनकम जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब नेचुरल फार्मिंग होती है, नेचुरल फार्मिंग सिंपल सी एक चीज़ है, उसमें कोई केमिकल नहीं डलेगा, कम से कम इनपुट यूज़ होंगे और उसमें जो भी चीज़ यूज़ होंगी वो नेचुरली होंगी। जैसे अगर मान लो उसकी खाद है, खाद को बनाना है तो वो भी नेचुरली, मतलब काऊ डंग होता है, गाय का गोबर होता है, उसकी यूरिन होती है, उन सबको मिला के खाद बनाई जाएगी। फिर उसे प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल की जाएगी, एक मिनरल की लेयर बिछा दी जाएगी उन पौधों के ऊपर, ताकि नेचुरली तरीके से उसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें और वो अच्छी तरीके से ग्रो भी हो सके। प्रॉपर नेचुरल तरीके से फार्मिंग होगी, उसे नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। इसके 4-5 कंपोनेंट है, जैसे बीज अमृत। इसमें क्या होता है कि काऊ डंग का मिक्सचर बना के उसकी वो बीज को तैयार किया जाता है। फिर है जीव अमृत, फिर है मल्चिंग, फिर है वापस प्लांट प्रोटेक्शन। ये इसके कंपोनेंट है जिसकी जो नेचुरल फार्मिंग में हेल्प करेंगे। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसमें हम पहाड़ से मैन्योर वगैरह ले सकते हैं, मतलब इसके जो खाद वगैरह हैं वो हम पहाड़ से ले सकते हैं। उसमें एडेड मिनरल होंगे, एडेड न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम डाल सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में सारी चीज़ नेचुरली होंगी, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ होगा और नेचुरल प्रोसेस से ही सारी चीज़ हम करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो है जुताई कर सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जुताई करेंगे, टिलिंग करेंगे, वीडिंग करेंगे। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में क्या होगा, अर्थवॉर्म के थ्रू हम अर्थवॉर्म डाल देंगे, वो ज़मीन में छेद करेंगे, फिर वहाँ पर हम बीज डाल देंगे, वो नेचुरली अपने आप पेड़ उगेंगे। तो ये सारे प्रोसेस है नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये ईल्ड बढ़ा देगा, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करेगा और सिंथेटिक चीज़ों को कम करेगा, तो जिसकी वजह से इसकी यील्डिंग बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी फार्मर्स की, हेल्थ अच्छी होगी, केमिकल्स कम यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि कम से कम हम टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें हाथों से ही करनी पड़ेगी मोस्टली। जैसे अगर गोबर से इनका जीव अमृत या फिर बीज अमृत बनाए तो गाय के गोबर से और उसके यूरिन से ही बनाया जाएगा, तो वो कोई मशीन तो करेगी नहीं, वो इंसान ही करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी होगा, कि हम किसी एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं इससे। सॉइल की हेल्थ और अच्छी हो जाएगी इससे, क्योंकि हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका नाइट्रोजन लेवल कम हो जाएगा या और न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल के कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से सॉइल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कुछ इनिशिएटिव हैं स्टेट के जो स्टेट यूज़ करती है, जैसे प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, ये हिमाचल प्रदेश यूज़ करती है। फिर गुजरात की है गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज। ठीक है, ये 2 स्टेट के इनिशिएटिव्स हैं। फिर है नेक्स्ट न्यूज़, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये हमने देखा है रिसेंटली, सिक्किम में आया था 1-1.5 साल पहले। फिर ऐसा बोलते हैं कि जो केदारनाथ की 2013 की त्रासदी थी वो भी इसी की वजह से हुई थी। सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट निकाली है, उसे देख लेते हैं कि ग्लेशियर लेक का जो एरिया है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है इंडिया में, और 2011 से 24 के बीच में 33% का इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 34% का इसका इंक्रीज़ हुआ है। फिर ट्रांसबाउंडरी रिस्क जो है क्या कहते हैं, लगभग 11% इंक्रीज़ हुआ इन एरिया ग्लेशियर लेक एंड अदर वाटर बॉडीज इन हिमालयन रीजन इम्पैक्टिंग भूटान, नेपाल, चाइना ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब ये जो बाउंड्रीज हैं हमारे देश की जो दूसरे देश से मिल रही हैं, जैसे भूटान, नेपाल, चाइना, यहाँ पर ग्लेशियर लेक जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने बढ़े हैं, 10% के आसपास ये बढ़ गए हैं, जो कि एक कंसर्न है, रिस्क वाली चीज़ है। फिर लेक्स इन हाई रिस्क कैटेगरी फॉर ग्लोव्स, 67 लेक्स इन इंडिया हैव सीन 40% इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, पर्टिकुलरली इन रीजन लाइक लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। 40% का लगभग इंक्रीज़ देखा गया है, और 67 लेक्स जो ऐसे हैं जिसमें 40% का इंक्रीज़ देखा गया है उनके सरफेस एरिया में। तो ये कुछ स्टेट्स हैं इनमें इनका इंक्रीज़ देखा गया। अब इसका क्या रिस्क है, कैसे होता है, वो हम एक बार इससे समझ लेते हैं, डायग्राम से क्या होता है, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो मान लीजिए ये कोई लेक है, और इस लेक, ये एक लेक है, यहाँ से एवलांच आ रहा है, यहाँ से लैंडस्लाइड हो रही है, और यहाँ पर पानी इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, एवलांच आ जाते हैं, गर्मियों में मान लीजिए पिघल रही है बर्फ़, तो ये एक तरीके से भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि ये फट जाएगा। जब ये फटेगा तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाएगी, चारों तरफ पानी पानी फैल जाएगा। तो ये बहुत रिस्क वाली चीज़ है, जो कि जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए बहुत नुकसान हो जाता है, उनके घर का, उनकी दुकानों का, इन सब चीज़ों का। एक बार ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये जैसे ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, किस तरीके से इसमें टूट टूट के गिर रहा है। और जब ये पूरा ग्लेशियर भर जाए, जब ये पूरा लेक भर जाएगा, तो ये
ऐसे फटेगा कि ये एक तो ऊंचाई पे है, फिर ऊपर से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब ये नीचे आके गिरेगा तो कितनी स्पीड में पानी जाएगा और सबको बहा के ले जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसीलिए CWC ने इसके ऊपर चिंता जताई है कि इनकी जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है और इनकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की कुछ गाइडलाइंस हैं इससे रिलेटेड। फिर रिव्यू ऑफ डिज़ाइन फ्लड ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन डैम, इसको रिव्यू करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जो इसे रिव्यू करेगा। फिर है ग्लोब रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव बाई हाई लेवल कमेटी, कि अगर मान लो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसी जगह पे बन रहे हैं, कोई डैम वगैरह बन रहा है, तो उसके लिए हाई लेवल कमेटी है इसको देखने के लिए। फिर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़, हिमालय के पहाड़ों के लिए, उनके लेक्स रिवर्स, इन सब के लिए हिमालयन स्टडी के लिए एक नेशनल मिशन बनाया गया है जिसमें इन सब की रिसर्च होगी और स्टडी होगी। फिर कुछ न्यूज़ हैं, जैसे ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट है, तो ये UNFCCC COP29 के टाइम पर रिलीज़ हुई थी। इसके कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं, जैसे 50% चांस ऑफ एक्सीडिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग इन 6 ईयर्स। मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये इसकी 50% चांसेस है कि ये अगले 6 साल में बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट इनकी फाइंडिंग है कि CO2 एमिशन जो है वो 37 बिलियन टन को टच कर चुका है। CO2 इतना रिलीज़ हो चुका है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान चाइना का है, फिर USA का है, फिर इंडिया का है, फिर यूरोपियन यूनियन का है, और ये सब मिलकर लगभग 60% ग्लोबल एमिशन कर रहे हैं। फिर है डिफॉरेस्टेशन एमिशन डाउन, मतलब डिफॉरेस्टेशन से जो एमिशन होता था वो लगभग 20% कम हो गया है इन 10 सालों में, और डिफॉरेस्टेशन ऑफसेट हाफ, डिफॉरेस्टेशन ने जो है इस एमिशन को लगभग हाफ कर दिया है। ये थोड़ी अच्छी बात है, ये गलत बात होगी, ये भी थोड़ी चिंताजनक बात है। फिर CO2 एब्जॉर्प्शन जो है, लैंड एंड ओशन सिंक एब्जॉर्ब अबाउट हाफ ऑफ द ग्लोबल CO2 एमिशन, मतलब लैंड और ओशन जो है लगभग आधा प्रतिशत जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओशन और लैंड इसलिए हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं, इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो ये UNEP निकालती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम निकालती है। ये क्या करती है, ये असेस करती है एडेप्टेशन प्लानिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को और फाइनेंस को असेस करती है। तो इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। द गैप बिटवीन इम्प्लीमेंट एंड एडेप्टेशन एंड सोसाइटल गोल्स इज एस्टिमेटेड 187 to 359 बिलियन पर ईयर। मतलब इतना पैसा चाहिए एडेप्टेशन और टारगेट्स को हिट करने के लिए, लगभग $200 बिलियन से $400 बिलियन तक हमें पर ईयर चाहिए। फिर 2022 इंटरनेशनल पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज टू $27.5 बिलियन, शोइंग प्रोग्रेस, मतलब इतना जो है पैसा बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। फिर देख लेते हैं प्रोटेक्शन प्लानट रिपोर्ट 2024, ये न्यूज़ है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने निकाली है IUCN के साथ मिलकर। तो इनकी रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं क्या है, कि दिस रिपोर्ट इज़ द फर्स्ट टू इवेल्युएट ग्लोबल स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज इन रिलेशन टू टारगेट 3 ऑफ कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट 3 को इस रिपोर्ट ने इवैल्यूएट किया। टारगेट 3 क्या है, बेसिकली इट एम टू एक्सपेंड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ PCA टू कवर 30% ऑफ प्लैनेट बाई 2030। मतलब जो प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरिया हैं उसे 30% तक बढ़ाने की बात करता है ये टारगेट, और कब तक, 2030 तक ये एरिया जो है बढ़ जाने चाहिए अलग अलग मिटिगेशन से, फंडिंग से और डेवलपमेंट वगैरह से। तो ऐसे एरिया के बारे में देख लेते हैं हम कि PCA करेंटली कवर 17.6% टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एंड 8.4% ऑफ मेराइन एंड कोस्टल एरिया ग्लोबली। मतलब प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरिया जो हैं वो फिलहाल 17.6% है लैंड पे और इनलैंड वाटर में, और 8.4% है मेराइन और कोस्टल एरिया में ग्लोबली। फिर है बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है वो मोर देन टू थर्ड ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरिया और कवर्ड बाई PCA, ये 32% रिमेन अनप्रोटेक्टेड। मतलब 2/3 एरिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी एरिया में कवर्ड है, लेकिन 32% एरिया फिर भी अनप्रोटेक्टेड है इसका। तो ये कुछ डेटा वगैरह है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। 4th NI ऑन मीथेन इनविजिबल बट नॉट अनसीन, ये रिपोर्ट निकाली है, किसने निकाली है, UNEP की इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने निकाली है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, ये एक्चुअली मीथेन को कंट्रोल करने के लिए है कि ह्यूमन कॉज मीथेन जो है वो कम से कम हो और ग्लोबल वार्मिंग में इसका हिस्सेदारी ना बने। तो इसके कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि ह्यूमन कॉज मीथेन एमिशन 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन कॉज मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में। फिर मीथेन फ्रॉम मेटलर्जी कोल फॉर स्टील इज़ 10%, मेटलर्जी इंडस्ट्री से जो 10% एमिशन क्रिएट करता है, और 1% फ्रॉम मार्स एमिशन, मार्स मतलब मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 बाई IEA। इसकी हाईलाइट है ग्लोबल एनर्जी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन 2023 सरपास जनरल लेबर मार्केट ट्रेंड। क्लीन एनर्जी सेक्टर आर द मेन ड्राइवर ऑफ जॉब
ग्रोथ विद इन एनर्जी इंडस्ट्री, मतलब क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है जॉब्स में। इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो 2023 में इंडिया एनर्जी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट 1.5% ऑफ कंट्रीज टोटल वर्कफोर्स, फिर भी बहुत कम है। एनर्जी सेक्टर में बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है और सेक्टर हैवीली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल जॉब, और जो भी जॉब हैं इस सेक्टर में वो इनफॉर्मल है मोस्टली। फिर सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडिया क्लीन एनर्जी वर्कफोर्स एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है CO2 टू मिथेनॉल प्लांट, वर्ल्ड फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल प्लांट लॉन्च बाई NTPC एट विद्यांचल। तो CO2 से मिथेनॉल प्लांट बना दिया गया यूजिंग हाइड्रोजन की मदद से। कैसे? फ्रॉम ए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, एक तरीके का इक्विपमेंट है जिससे CO2 से हमने मिथेनॉल बना दी गई है। मिथेनॉल को हम मिथाइल और वुड एल्कोहल भी बोलते हैं, ये सिंपलेस्ट एल्कोहल बोला जाता है इसे, और ये वाटर में इजीली मिक्स हो जाती है। और ये जो है कलरलेस क्लियर फ्लेमेबल लिक्विड होता है, मतलब इसका कोई कलर वलर नहीं होता है, और हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब इसे चलाओ तो अच्छी तरीके से ये चल जाता है। फिर है नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जो कि है EV एज अ सर्विस प्रोग्राम। मतलब जैसे हमें पता है EV के कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अभी लेना कम प्रीफर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला है कि कंपनीज जो है EVs को रेंट पे दे सकती हैं, मंथली बेसिस पे रेंट पे दे सकती हैं। तो लोगों को ना उसके पेपर्स वर्क की टेंशन लेनी है, ना इंश्योरेंस की टेंशन लेनी है, लोग बस हायर कर सकते हैं मंथली बेसिस पे EV को। तो ऐसा एक प्रोग्राम चलाया गया। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है गुरु घासीदास तमोर पिंगला नोटिफाइज एज 56th टाइगर रिजर्व। ये जो है छत्तीसगढ़ का तीसरा टाइगर रिजर्व है। इसके 2 टाइगर रिजर्व हैं, चौथा है ये। तो पहला है इंद्रावती, दूसरा है उदंती सीता नदी, तीसरा है अचानकमर, और चौथा अब ये वाला हो गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ये टाइगर रिजर्व हो गया और इंडिया का ये 56th टाइगर रिजर्व हो चुका है। ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो गया है इंडिया का, आफ्टर नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड मानस और नागार्जुन सागर श्रीशैलम के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। टाइगर रिजर्व अब कौन वो करता है कि नोटिफाई कौन करता है कि अब से ये टाइगर रिजर्व, वो है NTCA जो है एडवाइस करता है वाइल्ड लाइफ उसको गवर्नमेंट को, और फिर जाकर ये नोटिफाई हो जाता है कि हाँ ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरल ट्रायंगल जो है नॉर्थ ईस्ट एशिया में आता है। जैसे ये फिलीपींस आ गया, ये ब्रूनेई आ गया, मलेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, ये ऑस्ट्रेलिया। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, ये ट्रायंगल कोरल ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कोरल्स हैं जो कि एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में रिपोर्ट निकली गई है, उसे देख लेते हैं। रिलीज बाई अर्थ इनसाइट एंड स्काई ट्रूथ। अर्थ इनसाइट और स्काई ट्रूथ की संस्था ने इसे रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, और इसने बोला है कि इट एड्रेसेस फॉसिल फ्यूल थ्रेट टू कोरल ट्रायंगल स्पैनिंग 7 साउथ एशियन एंड मिलेनेशियन कंट्रीज़। मतलब इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है इस टाइम पे कोरल ट्रायंगल को। अब थ्रेट है तो इसका सिग्निफिकेंट देख लेते हैं। ये अगर थ्रेट है तो इसका क्या महत्व है हमारे नेचर पे। तो 76% ऑफ वर्ल्ड कोरल स्पेशीज़ जो है वो यहीं पर ही हैं। लगभग 2000 फिश स्पेशीज़ हैं यहाँ पर, और 6 of 7 मैराइन टर्टल की स्पेशीज़ यहाँ पाई जाती हैं। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये कोरल ट्रायंगल, और इसे जो है अमेज़ॉन सी भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अमेज़ॉन ऑफ सीज़ किसे कहा जाता है, तो वो है कोरल ट्रायंगल को। यहाँ पर जो है ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन और नॉइज़ पोल्यूशन का खतरा है। नेक्स्ट न्यूज़ है सुनामी रेडी विलेजेस। उड़ीसा के एक विलेज है, उसे सुनामी रेडी विलेजेस, मतलब उड़ीसा के कुछ विलेजेस को सुनामी रेडी विलेजेस का दर्जा दे दिया गया है। किसके द्वारा ये दिया गया है? इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन के द्वारा। ये यूनेस्को की एक कमीशन है, उसने ये दर्जा दिया है सुनामी रेडी विलेज का। तो 24 ऐसे कोस्टल विलेजेस हैं उड़ीसा के जिन्हें ये स्टेटस दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है टेपरेसन एसिलाडा एंड नेविलेस एल्टोज। एक्चुअली मेरी स्पेनिश इतनी अच्छी नहीं है तो इसे हम दाना पढ़ेंगे, और ये दाना एक वेदर फेनोमेना है जो कि फ्लड कॉज किया है स्पेन में। दाना क्या है? ये मास ऑफ कोल्ड पोलर एयर है जो कि डिटैचिंग फ्रॉम पोलर जेट स्ट्रीम, मतलब कोल्ड पोलर एयर है जो कि डिटैच हो गई, सेपरेट हो चुकी है किससे? जेट स्ट्रीम से, पोलर जेट स्ट्रीम से, जिसकी वजह से एक वेदर फेनोमेना बनता है और स्टॉर्म आता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, या बारिश होती है तो उसकी वजह से फ्लड आ जाती है। और ये जो है जनरली लेट समर टू अर्ली ऑटम के पीरियड में होता है, जब वार्मर एयर जो है वो ह्यूमिड मेडिटेरियन एयर से मिलती है, तब ऐसा फेनोमेना देखा जाता है। और जनरली क्या होता है कि स्टॉर्म्स जो है वो ईस्टवर्ड मूव करते हैं ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स और इन सब के अलग अलग फैक्टर की वजह से, लेकिन दाना जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो करता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बॉम्ब साइक्लोन रिसेंटली हिट द नॉर्थ वेस्टर्न US एंड वेस्टर्न कनाडा। नॉर्थ वेस्टर्न US और वेस्टर्न कनाडा में ये साइक्लोन हिट किया गया है, और इट्स अ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन डेट अंडरगोज रैपिड
इंटेंसिफिकेशन ड्रॉपिंग इट्स सेंट्रल एयर प्रेशर बाई एटलीस्ट 24 मिलीबार इन 24 आवर। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से ये थोड़ा यूनिक नेम सा है, बॉम्ब साइक्लोन। तो ये पूछा जा सकता है ये किधर की साइड आया था, तो हम बता सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूएस की साइड ये आया था। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। लेक करीबा जो है, सीवियर ड्रॉट हैज़ रिड्यूस लेक करीबा। लेक करीबा जो है वो अफ्रीका कंट्री कॉन्टिनेंट में आता है, और इसका जो साइज़ है वो ड्रॉप हो चुका है ड्रॉट की वजह से, अकाल आने की वजह से। अब हम देख लेते हैं लेक करीबा किधर है। ये जिम्बाब्वे है, ये ज़ाम्बिया है, इन दोनों के बीच में ये लेक करीबा है। बड़े मैप में देख लेते हैं, ये लेक करीबा, यहाँ ज़ाम्बिया, यहाँ जिम्बाब्वे। ये साउथ अफ्रीका है, ये जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका के ऊपर जिम्बाब्वे, फिर जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बीच में लेक करीबा। ये हमें याद रखना है इसकी लोकेशन। तो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वॉल्यूम के लेवल पे, ठीक है। ये कुछ फैक्टर हमें याद रखना है। ये मैन मेड लेक था जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे बना था 1950s में। तो ये थी हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड नवंबर की करंट अफेयर, और ये यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियोज़ को और शेयर कर दीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है, और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए अगर ये आपके लिए कहीं भी हेल्पफुल हो रही है तो। और कमेंट भी कर दीजिए अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को हम कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज़ को देखूँगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम नवंबर मंथ की करंट अफेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम करेंगे सोशल इश्यूज़ की करंट अफेयर। पहली न्यूज़ है हमारी, एक स्टडी रिलीज़ हुई है और वो है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इसकी फाइंडिंग्स है। जैसे 68% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम से काम ले रही हैं, और ये बेसिकली पेंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का चलन स्टार्ट हुआ था। तो कोविड के बाद से, पेंडेमिक के बाद से अभी भी 68% जो कंपनीज़ हैं वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे बेनिफिट देख लेते हैं पहले, एम्प्लॉयज़ के लिए देख लेते हैं। जो वर्कर है उसको क्या फ़ायदे हो रहे हैं कि उसकी कॉस्ट सेविंग हो रही है और घर में बैठे बैठे या घर के आसपास ही वो अपना काम कर सकता है। प्रोडक्टिविटी हो रही है, अच्छी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि फ्लेक्सिबल शेड्यूल है इनका। फिर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट, मतलब काम में भी ध्यान दे पा रहे हैं और लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दे पा रहे हैं। फिर है लो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब उन्हें ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं देना पड़ रहा है। फिर ऊपर से जो ट्रांसपोर्ट से अगर जाते हैं ज़्यादा लोग तो पॉल्यूशन भी फिर ज़्यादा होगा, चाहे वो बस से जाएँ, कार से जाएँ, बाइक से जाएँ, तो उसकी भी बचत हो रही है। फिर है प्रमोट डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, हेल्पिंग मिटिगेट हेल्प्स मिटिगेट अर्बन माइग्रेशन इशू, मतलब जो लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ जाके काम करते थे अब वो घर से बैठे हुए, अपने टाउन से बैठे हुए काम कर सकते हैं, तो माइग्रेशन का इशू नहीं फेस करना पड़ रहा। वीमेन को क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रही हैं, कि घर का भी देख पा रहे हैं, बच्चों को भी देख पा रहे हैं और काम भी देख पा रहे हैं। फिर इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब लड़कियां जो एक तरीके से उनके ऊपर बैरियर आ जाता था कि वो घर को देखें या काम को देखें, तो जिसकी वजह से वो काम छोड़ देते थे बच्चों को देखने की वजह से, हस्बैंड को देखने के लिए, तो उसकी वजह से वो काम छोड़ देती थी। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जॉब के रिगार्डिंग। फिर अब हम देख लेते हैं एम्प्लॉय जो वर्क दे रहा है उससे रिलेटेड उसे क्या बेनिफिट पहुँच रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से। उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई, उसे रेंट वगैरह नहीं देना पड़ रहा है, ऑफिस जो भी वो रेंट पर लेता है। फिर ग्लोबल टैलेंट एक्सेस विदाउट जोग्राफिक लिमिट, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय इसे हायर करना है और वो करना है किसी बाहर देश से, या फिर मान लीजिए कोई दिल्ली में कोई कंपनी है उसे हायर करना है, बेंगलोर से कोई एम्प्लॉय हायर करना है, तो वो वहीं से बैठा बैठा उसे हायर कर सकता है, वहीं से अपना काम करवा सकता है। अब मान लीजिए कोई बाहर से मान लीजिए कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में या कोलकाता में है, तो उसे दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। और ऐसे लोग जिन्हें माइग्रेट करना पड़ता था वो ऐसा देखा गया कि वो रेजिग्नेशन दे देते थे क्योंकि वो उनके एनवायरनमेंट उनका वैसा नहीं मिलता है और वहाँ के उनके जैसे टाइप के लोग नहीं मिलते, उनका कल्चर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो रिज़ाइन कर देते थे। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से 33% कम रेजिग्नेशन देखे गए हैं ऐसी वर्क फ्रॉम होम की वजह से। अब इनका भी फैमिली इशूज़ थोड़े ठीक हुए हैं कि बेटर वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, मोर फैमिली टाइम, मैनेज वर्क स्ट्रेस, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोग भी अपने घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। फिर पर्टिकुलर बेनिफिशियल फॉर पेरेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, अपने पेरेंट्स और चिल्ड्रन को टाइम दे पा रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इनके वर्क फ्रॉम होम के। चैलेंजेस देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से, क्या क्या चैलेंजेस है कि स्ट्रेस हो रहा है, दो काम बढ़ गए हैं, घर का भी देखना है, घर की लाइफ भी देखनी है, फिर उसकी लाइफ भी देखनी है, जहाँ पर काम करते हैं उसकी लाइफ भी, ये दोनों को स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। फिर 33% रिडक्शन इन डेली फिजिकल एक्टिविटी, एक जगह बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। वर्क प्लेस लिमिटेड हो गया है, एक ही जगह बैठे बैठे काम करते रहते हैं, इधर उधर टहलना नहीं हो रहा, ऑफिस नहीं जाना या कैबिन में किसी के कैबिन में नहीं जाना, तो ये सब लिमिटेड हो गया है, इधर उधर टहलना बंद हो गया।
फिर वही फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फैमिली के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, इंक्रीज फैमिली, मतलब फैमिली में जो इशू झगड़े वगैरह होते हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। फिर चैलेंजेस मैनेजिंग चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर विद वर्क, काम के साथ साथ माँ बाप और बच्चों का देखभाल करना, उसका स्ट्रेस बढ़ गया है। मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो रही है इसकी वजह से। फिर एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस है कि टीम बॉन्डिंग जो हुआ करती थी, एक ऑफिस में कोई टीम है, 5-10 लोगों की टीम है, तो वो इजीली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर लेते थे। लेकिन अब एक इंसान बेंगलोर में है, कोलकाता में है या अलग अलग शहरों में है, तो वो टीम बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। सुपरविजन नहीं हो पाता है। डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें कंसर्न बढ़ गए हैं। विमेन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि लोअर अर्निंग हो गई है एंड रिड्यूस कंपनी विजिबिलिटी। कंपनीज में लड़कियों की जो एक तरीके से ऑफिस जाती थी वो कम हो गई है। डबल बर्डन वर्क और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है एक साथ। फिर जेंडर बेस्ड स्टिग्मा फॉर चूजिंग फ्लेक्सिबल वर्क, रेनफोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसमें बेसिकली क्या किया है गवर्नमेंट ने कि जो इंपॉर्टेंट या रिच जर्नल होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च होती हैं या फिर स्टडीज़ होती हैं, वो गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्रोवाइड किया है अलग अलग इंस्टीट्यूट को। मेनली स्टेम, यानी स्टेम क्या होता है, साइंस हो गया और टीचिंग हो गया, मैथमेटिक, साइंस, ये सारी जो वो होती हैं फील्ड जो होती हैं साइंस से रिलेटेड, उन सबको बेसिकली ये जर्नल और स्टडीज़ रिसर्च वगैरह प्रोवाइड करेंगे इंस्टीट्यूट को। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का ये मतलब है। तो एस से हो गया साइंस, टी से हो गया हमारा टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। ये जो 4 सेगमेंट है या फील्ड हैं, इसमें बेसिकली ये जर्नल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इंटरनेशनल जर्नल जो है वो 13,000 जर्नल प्रोवाइड किए जाएंगे 30 टॉप पब्लिशर के, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, एल्सेवियर हो गया, इन सब की स्टडीज़ रिसर्च वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। इसे मॉनिटर कौन कर रहा है? इसे मॉनिटर कर रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका बजट है 6,000 करोड़ और 2025 से 2027 तक ये लागू रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे हायर एजुकेशन को और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, कोलेटरल फ्री या गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 75% क्रेडिट गारंटी बाई गवर्नमेंट, 75% क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और अप टू 7.5 लाख, मतलब 75% होगा या फिर 7 लाख के आस वो लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। 3% का इंटरेस्ट होगा और 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये प्रोवाइड किया जाएगा। 860 कॉलेजेस को ये प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। 10 साल हो गए हमारी कंट्री को, इंडिया को, पोलियो इरेडिकेशन को। मतलब 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा। तो अभी नो वाइट पोलियो वायरस फॉर 3 ईयर्स, मतलब अगर 3 साल तक ऐसा नहीं होता है तो उसे पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया जाता है। अभी भी पोलियो वायरस जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी है लोगों के अंदर, इसलिए जब भी कोई टूरिस्ट पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाता है तो बॉर्डर पे उन्हें पोलियो ड्रॉप दे दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक स्टडी हुई है जिसमें बोला गया है चिल्ड्रन लैकिंग मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, मतलब 77% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया एज 6 to 23 मंथ्स लैकिंग मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरीके के फूड इन्हें नहीं प्रोवाइड किए जाते या नहीं मिल पाते। छोटे बच्चों को, जो 6 महीने से लेके लगभग 2 साल तक के बच्चों को इन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, मतलब अलग अलग मिनरल्स, विटामिन या फूड ग्रेन्स वगैरह ये सब नहीं मिली जाती। एक क्राइटेरिया है, जैसे 5+ करके एक डाइट है, उसमें 8 फूड ग्रुप्स हैं, जैसे ब्रेस्ट मिल्क हो गया, ग्रेन हो गए, लेग्यूम्स हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, फ्लैश फूड हो गया, अंडे हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये 8 ग्रुप्स हैं। इनमें से अगर किसी को 5 से कम मिलता है, इसका मतलब वो डेफिसिट है अपनी डाइटरी डाइवर्सिटी में, तो कम से कम 5 तो मिलने ही चाहिए। तो फूड इनटेक फ्रॉम लेस देन 5 फूड ग्रुप इज कंसिडर्ड मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फेलियर। 5 से कम मिलते हैं तो ये एक तरीके का मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फेलियर में आता है। मेजर फाइंडिंग क्या है कि सेंट्रल इंडिया वर्स्ट अफेक्टेड, सेंट्रल इंडिया में तो दे ही नहीं जाती, मतलब 80% एफिशिएंसी है लगभग। तो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP ये सबसे बेकार परफॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ में। फिर 6 to 11 मंथ 87 डेफिशिएंसी हैं। सबसे ज़्यादा OBC में डेफिशिएंसी देखी गई है, OBC के बच्चों में। फिर SC के बच्चों में डेफिशिएंसी देखी गई है। फिर ST के बच्चों में डेफिशिएंसी देखी गई है। मतलब ऐसे बच्चे क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियली तो वीक हैं ही हैं, साथ में इन्हें खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए बोलते हैं इन्हें रिजर्वेशन, हर चीज़ में रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख लीजिए, अगर इनका डाइट अच्छी नहीं होगी तो इनकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी, हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो दिमाग कैसे विकसित होगा, दिमाग विकसित नहीं होगा तो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो इनकी देख रेख करना गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, फिर देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चला रखी हैं। जैसे पोषण चला रखी है, राष्ट्रीय पोषण माह चला रखा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चला रखी हैं। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनेस्को रिलीज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024। ये ब्राज़ील में जब G20 हुई थी उस टाइम पे ये रिलीज़ की गई थी। इसकी कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं।
इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि एजुकेशन जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस के साथ ड्राइव होनी चाहिए, मतलब हेल्थ में, और जैसे छोटी छोटी चीज़ होती है ना, गर्ल्स को रिस्पेक्ट देना, वुमेन को रिस्पेक्ट देना, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है कास्ट वाइज, तो उन चीज़ों को एक तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और सोशल इंक्लूजन होना चाहिए एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो उसके साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ऐसा इसने बोला है। फिर है नीड टू बैलेंस लर्निंग आउटकम विद इक्विटी एंड इंक्लूजन, वही कि एजुकेशन इन चीज़ों के साथ होनी चाहिए कि इक्विटी हो लोगों के अंदर और सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। फिर थर्ड पॉइंटिंग है कि ऐसा बोला गया है कि प्रिंसिपल रिक्वायर मोर ऑटोनॉमी इन स्कूल मैनेजमेंट। ऐसा देखा जाता है कि मैनेजमेंट या फिर जिसकी ज़्यादा पावर होती है, मैनेजर होता है कुछ, वो ज़्यादा अपनी चलाता है बजाय कि प्रिंसिपल, बल्कि प्रिंसिपल को ज़्यादा अपनी उसे ऑटोनॉमी देनी चाहिए किस तरीके से स्कूल रन होना चाहिए। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे 40% ऑफ द कंट्री इन्वेस्ट लेस देन 4% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी लगभग 3% के आसपास मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करता है जीडीपी में एजुकेशन के लिए। बहुत ज़्यादा फंडिंग गैप्स हैं, ये मेजर कंसर्न है। साउथ एशिया में ये सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि लोग ड्रॉप आउट बहुत करते हैं, मतलब एनरोल ही नहीं करते हैं, मतलब हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन, स्कूल जाते नहीं है, एनरोल ही नहीं करते हैं। उनमें से इंडिया भी है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान, इनमें सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली बात है कि बहुत ज़्यादा इनका एनरोलमेंट नहीं होता है स्कूल में। इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव चला रखे हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा, ये कुछ इनिशिएटिव है। और ये थी आज की करंट अफेयर सोशल इश्यूज से रिलेटेड। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, या जो भी कुछ होगा मैं उसका प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम नवंबर मंथ की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। पहली न्यूज़ है हमारी, वन डे वन जीनोम, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने मिलकर। तो इसमें ये क्या करेंगे, हर दिन एक जीनोम पे रिसर्च या नोट्स निकालेंगे, रिसर्च पेपर निकालेंगे जो फॉर रिसर्चर्स टू स्टडी स्पेशीज एंड क्रिटिकल रोल इन एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो हर एक दिन एक जीनोम पे एक रिसर्च पेपर रिलीज़ करेंगे ताकि लोग जो है रिसर्च कर सकें उसके बारे में और स्टडी कर सकें, और इसका फ़ायदा हमें एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर और ह्यूमन हेल्थ पे दिखे, इसलिए इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसका फ़ायदे देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ये इकोनॉमी में हेल्प कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी की। एक पॉलिसी चली है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बायो E3 करके एक पॉलिसी बनाई गई है। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती हैं, वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हो सकती है, बायो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है, बायो फार्मास्यूटिकल्स में हो सकती है, फिर माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता चलेगा, फिर बायो रेमेडिएशन के थ्रू हम जो है काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मान लो किसी तालाब में, या कई बार हम देखते हैं रशिया से न्यूज़ आती है कि किसी लेक में या किसी सी में बहुत सारा ऑयल गिर गया उनके शिप से, तो वहाँ क्या करते हैं, ये बायो रेमेडिएशन ही करते हैं। वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरस वगैरह जो होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं और वो उस ऑयल को पूरा साफ कर देते हैं वहाँ से। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ह्यूमन हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, डिसीज़ मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प सकता है, और ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो होता है जिसे हम AMR भी बोलते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकता है इसकी रिसर्च, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस पॉलिसी के थ्रू हमारी सोसाइटी में एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिट टीना। तो इसमें क्या है, साउथ अफ्रीका पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने अलाउड कर दिया है कि ह्यूमन के जीन्स को एडिट कर सकते हैं और उससे बच्चे पैदा कर सकते हैं। यानी हम स्पर्म या एग लेके उसके जीन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और उसके द्वारा हम एक मॉडिफाइड बेबी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए किसी की जीन्स में ये है कि कैंसर के जीन्स हैं किसी के मान लीजिए पेरेंट्स में, तो हम उसे एडिट करके, मान लीजिए ये DNA है तो इतने एरिया में मान लीजिए कैंसर के जीन पाए जा रहे हैं, तो इसे एडिट करके हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एक हेल्दी जीन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जो कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो ये हमने देखा है इससे रिलेटेड कि नोबेल प्राइज़ भी मिला है क्रिस्पर-कास टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जो कि कोविड वैक्सीन में भी यूज़ हुई थी। हम देखते हैं कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा, गर्ल्स में, विमेन में बहुत ज़्यादा अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। वो भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है कि खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और ये गर्ल्स और विमेन की प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे एथिकल इशू आ जाता है, सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए कोई एक बहुत इंटेलिजेंट बेबी प्रोड्यूस कर दिया हमने उसके जीन मॉडिफाई करके, तो एक इनक्वालिटी सी पैदा हो जाएगी कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा अपने एज ग्रुप के लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वहीं और लोग जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, उनका IQ इतना तेज नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ हो जाएगी, कंसर्न की बात है ये। तो इस पर थोड़े कानून आने चाहिए, किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए और कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना चाहिए। तो ये ग्लोबल कंसर्न है जिसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो सेलिब्रेट करिए 100 ईयर्स ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को। आपको पता है हमने
3rd या 4th क्लास में पढ़े हैं कि 3 तरीके के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उनमें हमने पढ़ा है कि गैस के जो पार्टिकल हैं बहुत दूर दूर होते हैं, वहीं लिक्विड के थोड़े और पास होते हैं, और सॉलिड के जो हैं वो एकदम चिपके रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। वहीं 2 मैटर और पाए गए हैं, एक प्लाज्मा है जो कि सन में पाया जाता है, ये लाइटनिंग में पाई जाती है। फिर 5वां मैटर जो है वो क्रिएट किया गया था बोस और आइंस्टाइन के द्वारा, मतलब डिस्कवर किया गया था। उन्होंने देखा था अगर किसी मैटर को एकदम 0 डिग्री केल्विन पे अगर हम लेके चले जाएं, 0 केल्विन पे अगर हम लेके चले जाएं, तो वो बहुत अलग बिहेव करता है। तो वो कैसे बिहेव करता है, वो डुअल तरीके से बिहेव कर सकता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में कर सकता है, एक वेव के फॉर्म में वो बिहेव कर सकता है। और उसके अंदर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सुपर कंडक्टिविटी आ गई है और सुपर फ्लूइडिबिलिटी आ गई है, मतलब रेजिस्टेंस ना के बराबर है, मतलब इस तरीके से बिहेव करता है, सुपर सॉलिड हो जाता है वो ऑब्जेक्ट, वो मैटर। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें देखी गई हैं। तो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 100 साल हो गए हैं बोस आइंस्टीन की रिसर्च को। तो ये आप देख लीजिएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी इसमें यही है कि अगर हम किसी पार्टिकल को एकदम 0 केल्विन पे ले जाएं तो वो अलग तरीके से बिहेव करने लगता है और उसके अंदर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 0 रेजिस्टेंस हो जाता है, सुपर फ्लूइडिटी हो जाती है और सुपर सॉलिड की तरह वो बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं हम, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। रिचर्ड कैश फिजिशियन थे, रिचर्ड कैश करके एक फिजिशियन थे, और इन्होंने जो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी को लॉन्च किया था, एक तरीके से डेवलप किया था। ये होता है ORS या इलेक्ट्रॉल, जो हम जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है या हमें कोई कोलेरा वगैरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट चले जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उस केस में हम ORS या इलेक्ट्रॉल वगैरह पीते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, मतलब ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होती है, साइट्रेट होता है, ये सारी चीज़ें उसी पाउडर में होती है। जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट फिर से वापस आ जाते हैं हमारी बॉडी में और रिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट न्यूज़ है RNA एडिटिंग से रिलेटेड। जैसे DNA एडिटिंग होती है, ऐसी RNA एडिटिंग पहली बार हुई है, और फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ RNA एडिटिंग, पहली बार ये सक्सेस क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है टू बी ट्रीटेड अल्फा-1 एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करने के लिए RNA एडिटिंग की गई थी, जो कि ये अफेक्ट करता है लीवर और लंग्स को। ये जो डिसीज़ है AATD, ये लीवर और लंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए इस किसी व्यक्ति में RNA एडिटिंग की गई थी और वो सक्सेसफुल हुई। अब DNA एडिटिंग और RNA एडिटिंग में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे DNA एडिटिंग जो है वो परमानेंट चेंज ला देती है, वहीं RNA एडिटिंग जो है वो टेम्परेरी चेंजेस लाती है। और DNA एडिटिंग जो है वो हाई रिस्क होता है, उसमें अनडिज़ायरेबल रिएक्शन हो सकते हैं। वहीं RNA एडिटिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा देखा नहीं गया अभी तक। DNA एडिटिंग जो है प्रोटीन का यूज़ करती है, कुछ बैक्टीरियाज़ का यूज़ करती है, और जो कि काम में आते हैं, कटिंग के फंक्शन में काम में आते हैं। प्रोटीन और बैक्टीरिया जो है कटिंग के फंक्शन में काम में आते हैं। वहीं RNA एडिटिंग जो है वो ATAR एंजाइम को यूज़ करती है, जो कि ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्पेस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन फोर्सेज टू एडवांस स्पेस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। मतलब ये स्पेस में रिसर्च करेंगे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे जिंदा रख सकते हैं, उन पर स्टडी करेंगे, वो कैसे एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इस तरीके की ये लोग स्टडी करेंगे। अब ये स्पेस में ऐसी स्टडी कर क्यों रहे हैं? मान लीजिए किसी पेड़ को उगाना है स्पेस में, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब जिंदा रखना है, उस पर स्टडी करना है कि उसकी बॉडी पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जैसे कल के दिन हमारे एस्ट्रोनॉट गगनयान में जाएंगे या फिर मून पर जाएंगे, तो उनके लिए फायदेमंद होगा कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, कैसे हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, फिर मून के बाद मार्स पर भी जाना है, फिर वहाँ पर हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी स्टडी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का इसरो और डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी ने हाथ मिलाया और इस पर रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एनालॉग स्पेस मिशन। तो इसरो ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख टू प्लान लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट। मतलब लद्दाख में एक ऐसा एरिया फाइंड किया गया है जो कि हम स्पेस मिशन, जैसे वहाँ पर जो उसकी मिट्टी होती है उस तरीके से वहाँ पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को तैयार कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वहाँ की मिट्टी में, कि वहाँ पर वो कैसे परफॉर्म कर सकता है स्पेस में जाके, मून में जाके, मार्स में जाके। इस तरीके का वहाँ का एनवायरनमेंट बनाएंगे कि जैसे कि एस्ट्रोनॉट एक मून पर चल रहा है या फिर मार्स में जाएगा, वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, तो वो सारी चीज़ हम अर्थ पर रह के एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लद्दाख में करेंगे। तो इस मिशन को एनालॉग स्पेस मिशन बोला गया है। वहाँ पर एस्ट्रोनॉट के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट किया जाएगा, रोबोटिक इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे, व्हीकल्स यूज़ किए जाएंगे, और स्टडीज़ को फिर कंक्लूड किया जाएगा कि जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं वो मून पे या मार्स पे जाके कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे एनालॉग मिशन जो है वो नासा ने भी किया है, जो कि है नीमो के नाम से, और एक है सीरियस प्रोग्राम जो कि UAE का है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी GSAT N2, जो कि हमने स्पेस में पहुँचाई है स्पेस एक्स के रॉकेट के फाल्कन 9 से, क्योंकि ये बहुत भारी सैटेलाइट थी, तो इतनी भारी सैटेलाइट हम नहीं ले जा पाते, और इसलिए हमने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से भिजवाई है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो का, उसने ये लॉन्च करवाया है, मतलब स्पेस एक्स के थ्रू इसने ऑर्बिट में पहुँचाया है। अब ये सैटेलाइट क्या करेगी? ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगी, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, और पैन इंडिया में जितने भी कम्युनिकेशन
की चीज़ें हैं उसमें ये अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लिग्नोसैट से। लिग्नोसैट जो है वो वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की है और डेवलप की है जापान ने। ये एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि एक तो ये वुड की है, ऊपर से इसे जब ये वापस आएगी तो इसे हम जला भी सकते हैं और वैसा कुछ जो कोलिजन से आपस में सैटेलाइट ख़राब हो जाते हैं या वहाँ पर डिब्री हो जाती हैं सैटेलाइट की, वैसी चीज़ इस चीज़ों से ये बच सकते हैं, वुड की सैटेलाइट है तो। प्लस इसका कोई इतना ज़्यादा कॉस्ट होगा नहीं जैसे हमारी ट्रेडिशनल सैटेलाइट होती हैं जिसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज़ होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती कंपेयर टू ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑपरेशनल द्रोणागिरी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसे लॉन्च किया है। और द्रोणागिरी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, द्रोणागिरी पर्वत जो है वह उत्तराखंड में है और रामायण में हमने देखा है कि हनुमान जी पहाड़ लेके आते हैं संजीवनी बूटी का, तो वो जो पहाड़ जिस पहाड़ पर वो जाते हैं वो द्रोणागिरी था। जिस पहाड़ से वो संजीवनी बूटी लाते हैं उस पहाड़ का नाम द्रोणागिरी था और ये द्रोणागिरी पहाड़ उत्तराखंड में है। तो इसी द्रोणागिरी पहाड़ के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन द्रोणागिरी। इसमें क्या करेंगे, हम जीपीएस डेटा, लोकेशन, वेदर वगैरह की इन्फॉर्मेशन अलग अलग सेक्टर में हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लाइवलीहुड्स हो गया, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में हम ये सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे। और मेनली अभी कुछ फर्स्ट फेज में है तो कुछ ही स्टेट इसमें इंक्लूड की गई हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और किन किन सेक्टर्स में इसे इंक्लूड किया जाएगा, एग्रीकल्चर के सेक्टर में इसे इंक्लूड किया जाएगा, लाइवलीहुड्स में यूज़ किया जाएगा, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में इसे इंक्लूड किया जाएगा। जियो स्पेशल डेटा शेयरिंग इंटरफेस के बारे में कुछ देख लेते हैं कि ये सीमलेस डाटा शेयरिंग को इनेबल करता है विद डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर पब्लिक गुड्स, फॉस्टरिंग रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल डाटा का बहुत ज़्यादा यूज़ करके हम अलग अलग सेक्टर में फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। बीएसएनएल पहला ऐसी कंपनी बन गई है जिसने ये लॉन्च किया है डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। जैसे हमारे सिम के टावर्स होते हैं, रिलायंस के, जियो के हैं, बीएसएनएल के हैं और एयरटेल, आइडिया, इन सब के टावर हैं, ऐसे ही अब सैटेलाइट्स जो हैं वो एज ए सेल टावर की तरह वर्क करेंगी इन स्पेस। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर देगी, बहुत इंटरनेट की बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर देगी और एक बारी में काफ़ी बड़ी एरिया को ये कवर कर सकेगी क्योंकि सैटेलाइट है, ऊपर से काफ़ी एरिया कवर हो जाता है। वहीं अगर हम एक टावर की बात करें तो वो लिमिटेड एरिया को कवर करता है। तो जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड काम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी स्पीड से काम करने लगेंगे। जैसे पेमेंट हो गया, यूपीआई पेमेंट हो गया, इमरजेंसी कॉल्स हो गई, एसओएस मैसेजेस हो गए जो इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। ये एक ऑल्टरनेटिव बैटरी एनर्जी स्टोरेज है। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, मान लीजिए कोई किसी के घर में कोई बिजली आ रही है सोलर पावर से। अब जितनी पावर जनरेट हो रही है अगर उसके पास उस सोलर पावर ने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, मान लीजिए 100 एनर्जी प्रोड्यूस की है, 80 घर में यूज़ हो रही है, 20 बच रही है, तो 20 एनर्जी जो है ये वेट है और ये वेट से पुल कर लेगा पुली से, ठीक है। ये वेट ऊपर ले आया इस 20 जो एनर्जी बच रही थी इससे। फिर जब डिमांड बढ़ेगी, इमरजेंसी में मान लीजिए डिमांड बढ़ गई लाइट की, हमें एनर्जी चाहिए, तो ये क्या काम करेगा, ऊपर से नीचे गिरा देगा और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। जब बहुत ऊंचाई से कोई वेट नीचे करेगा तो इसे हम मोटर से या टरबाइन से कनेक्ट करके, तो इसे हम जैसे जनरेटर चलता है ना, बीच में हम रोटेट करते हैं, पहले वो हाथ वाले जनरेटर आते थे तो उसे घुमाना पड़ता था। तो जब जैसे मान लीजिए इसे हमने पुल्ली को नीचे गिराया तो पुल्ली घूमेगी, इस पुल्ली को हम टरबाइन से आगे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके आगे हम डायनामो लगा देंगे जो कि जनरेटर में लगा रहता है। जैसे ये हमने घुमाया हाथ से, फिर यहाँ पर डायनामो लगा रहता है और ये डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही हम कई सारी पुली एक साथ जब हम लगा देंगे और जब हमारा ये एक्स्ट्रा पावर कहीं यूज़ नहीं हो रही होगी तो ये पुली ऊपर पहले खींच लेगी इस वेट को, और जब डिमांड होगी तो ये पुली इस वेट को नीचे गिरा देगी, जिसकी वजह से ये किसी टरबाइन से या मोटर से कनेक्टेड होगी, फिर डायनामो लगा होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये एक डिवाइस क्रिएट की जिसकी वजह से हम इमरजेंसी में एक्स्ट्रा एनर्जी बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा क्योंकि ये टोटली मैकेनिकल एनर्जी है। इसमें ना तो कोई तेल यूज़ हो रहा है, ना किसी तरीके का ऑयल, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, बार बार जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक। इंडिया ने पहली एंटीबायोटिक लॉन्च किया जिसका नाम है नेपिथ्रोमाइसिन इसका नाम है। जैसे हमने कोविड टाइम पे काफ़ी सारी एंटीबायोटिक यूज़ की थी, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लाइन हो गई, ये सारी एंटीबायोटिक हैं जो कि कोल्ड फीवर वगैरह में यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक कभी भी वायरल में यूज़ नहीं की जाती क्योंकि वायरस में सेल वॉल सेल प्रेजेंट नहीं होती और एंटीबायोटिक जो है इन्हीं सेल वॉल को अटैक करके फ्लू वगैरह से बचाती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एडॉप्शन ऑफ जेडा कमिटमेंट। जेडा कमिटमेंट जो है अडॉप्टेड 4th ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक्शन टू कॉम्बैट एएमआर से बचने के लिए इस कमिटमेंट को अडॉप्ट किया गया है। एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
और इसको बोला गया है कि वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू हम इसे रिड्यूस करेंगे। मतलब इंटीग्रेटेड यूनिफाइड अप्रोच होगी जो कि सस्टेनेबल बैलेंस एंड ऑप्टिमाइज हेल्थ ऑफ पीपल एनिमल एंड इकोसिस्टम। मतलब इंटीग्रेटेड यूनिफाइड अप्रोच मतलब उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होंगे जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाएगा और AMR को ख़त्म किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट लॉन्च। फंड फोकसेज ऑन एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। मतलब एक फंड बनाया गया है जो कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फंडिंग करेगा। ये 25 मिलियन इनिशिएटिव फंडेड बाई G20 पेंडेमिक फंड। ये फंड इसे प्रोवाइड करेगा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फाइनेंसिंग। ये जो है लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को की फाइनेंसिंग को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है एंड FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे काम करेगा ये? वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अर्ली वार्निंग एंड सर्विलेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेगा, उसे बढ़ाएगा, डेटा मैनेजमेंट होगा, एनालिटिकल सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस फंड के द्वारा होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स। एक ग्रुप बनाया गया है WHO के द्वारा जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिस्पॉन्स ऑफ टू रिसेंट एमपॉक्स आउटब्रेक। अभी एमपॉक्स आउटब्रेक हुआ था, उसकी वजह से एक ग्रुप बना दिया गया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स करके, जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से ऐसी आउटब्रेक्स को हैंडल करेगा, सपोर्ट करेगा एक दूसरे को और फंडिंग प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करेंगे। मेन हमें ये याद रखना है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स जो है वो WHO ने लॉन्च किया है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी साइंस एंड टेक की करंट अफेयर नवंबर मंथ की। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम नवंबर मंथ की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कल्चर से रिलेटेड न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है हमारी बिरसा मुंडा से रिलेटेड। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे, और ये 2024 में इनकी ये 150th एनिवर्सरी थी। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम, बर्थ नेम जो था वो दाऊद मुंडा था। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास रहती है, और ये झारखंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपना जो एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम जो है एक वैष्णव प्रीचर थे जिनका नाम था आनंद पांडरे, इनके साथ अपना टाइम बिताया। और इन्होंने जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें स्टार्ट की, जैसे सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए इन्होंने अवेयरनेस फैलाई, क्लीनलीनेस के लिए, फिर लैंड राइट्स के लिए, और ब्रिटिश की एट्रोसिटीज़ के लिए अवेयर किया ट्राइबल लोगों को। फिर इन्होंने अल्कोहलिज्म के लिए अगेंस्ट मुहिम छेड़ी, और जो ये जादू टोना होता है उसके अगेंस्ट थे ये। इन्होंने एक सेक्ट भी फाउंड किया जिसका नाम रखा बिरसैत सेक्ट, जो कि बिलीव करता था वन गॉड, और ये सोशल रिफॉर्म में बिलीव करते थे। जितनी भी कुनीतियाँ थी हिंदू धर्म में तो उनके खिलाफ थे ये, जैसे ये जादू टोना हो गया, विचक्राफ्ट हो गया, और बहुत ज़्यादा शराब वगैरह या दारू वगैरह पीते थे इनके आसपास सोसाइटी में, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे ये। इन्होंने मुंडा रिपेलियन भी स्टार्ट की जिसके ये लीडर थे, उसे हम उलकुलन मूवमेंट भी बोलते हैं। इस रिपेलियन में इन्होंने क्या किया था कि जो बाहर के लोग आके झारखंड की ज़मीन हड़प लेते थे ट्राइबल लोगों की, उनके अगेंस्ट ये मुहिम थी। तो इन्हें जो है कहा जाता था डीकोस बोलते थे जो आउटसाइडर थे, और यूरोपियन को ये लोग रावण बोलते थे। तो इन लोगों के खिलाफ इन्होंने ये मुहिम चलाई थी जो बाहर से आके इनकी लैंड हड़प लिया करते थे इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिलके। तो ये झारखंड तक ही सीमित नहीं रहा, ये छोटा नागपुर, बंगाल और उड़ीसा तक ये रिवॉल्ट फैला और इसके खिलाफ मुहिम चलाई, जिसका नतीजा ये रहा कि आगे चल के एक एक्ट आया 1908 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसमें ये प्रोहिबिट कर दिया गया कि जो भी ट्राइबल लैंड है वो बाहर के किसी ट्राइबल को नहीं मिलेगी या किसी और को नहीं मिलेगी, बाहरी आदमी को नहीं मिलेगी, और फोर्स लेबर पे एक तरीके से एबॉलिश कर दिया गया, जिसे हम वेद बेकारी भी बोलते हैं। तो ये इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न कि ये क्यों हुआ था रिबेलियन, वही ज़मींदारी सिस्टम था। अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी सिस्टम बड़े बड़े लोगों को, सो कॉल्ड अपर कास्ट को ज़मींदारी सौंप दी थी, वो इन लोगों की ज़मीनें हड़प लिया करते थे। और जो इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था मुंडारी खुंटकी, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था एक तरीके से। और इस मुंडारी खुंटकी में क्या होता था, कम्युनिटी लैंड होल्डिंग होती थी कि ग्रुप के कोई एक ही कुटुंब के लोग हैं वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को ओन करते थे। तो ये सारी चीज़ रिप्लेस कर दी गई ज़मींदारी सिस्टम से, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ट्राइबल लोगों की जो लैंड ओनरशिप है वो ख़त्म होती चली गई और फोर्स लेबर बढ़ता चला गया, उनसे ज़बरदस्ती काम कराने लगे। तो वेद बेकारी जो है उसे फोर्स लेबर बोलते हैं, या बंधुआ मजदूरी जो है बाउंडेड लेबर को बोलते हैं। ठीक है, कुछ और ट्राइबल मूवमेंट देख लेते हैं। जैसे संथल हल हुआ था 1855 से 57 तक, इसमें सिद्धू और कान्हू मुर्मू लीडर थे। फिर हुआ ताना भगत मूवमेंट 1920 से 1921 तक, ये
लीड किया था चात्रा भगत ने। फिर हुआ था कोया रिवोल्ट 1862 में, फिर 1922 से 24 तक। तो इसमें जो लीडर थे वो थे थम्मन दोरा और अलूरी सीतारामन राजू। जो एक मूवी आई थी RRR, वो इसी रिवोल्ट के ऊपर बनी थी, कोया रिवोल्ट के ऊपर, उसमें ये लीड करते थे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है सोहराई पेंटिंग से। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोहराई पेंटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को दी है ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट, जो कि कजान रशिया में हुआ है। तो ये जो सोहराई पेंटिंग है ये झारखंड से बिलोंग करती है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। और ये जो है वॉल पे बना दी जाती है, जो मिट्टी के घर बनते थे उनकी दीवारों पे ये बनाई जाती थी वीमेंस के द्वारा। और ये सोहराई फेस्टिवल के टाइम पे ये बनाई जाती थी ये पेंटिंग, और इस पेंटिंग को GI टैग भी मिला हुआ है। तो इसी के साथ हमारी कल्चर की न्यूज़ खत्म होती है नवंबर मंथ की। और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट कर दीजिए कैसी लगी। थैंक यू।